194 बीए का मतलब बड़े एडिक्ट लोग करके, इसको ऐसे याद रखेंगे। 194 बीए मींस बड़े एडिक्ट लोग। बड़े एडिक्ट लोग करके जो लोग हैं बड़े एडिक्ट हो जाते हैं ना, और वो एडिक्ट किससे होते हैं? ऑनलाइन गेम से। ऐश्वर्या इधर देखो बेटा, छोड़ दो आप, इधर ध्यान दे दीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े एडिक्ट हो जाते हैं, तो आप ये समझिए ये बड़े एडिक्ट लोग, और ये यहां पे ऑनलाइन गेम से अगर उनको कुछ विनिंग होती है तो विनिंग्स होता है किससे? ऑनलाइन गेम से। तो ऑनलाइन गेम्स की विनिंग है, उस पे टीडीएस 194 बीए में आएगा। अब एक चीज समझना, ऑनलाइन गेमिंग की जो विनिंग है उस पे टीडीएस 194 बीए में आएगा, लेकिन वो इनकम टैक्सेबल कौन सी सेक्शन में होगी? तो आपको मैं बताऊं, अगर आपको याद रहे तो हमने कॉम्पैक्ट में जो वॉल्यूम 1 पढ़ा था, उसमें हमने मोस्टली लास्ट या लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, एक सेक्शन का जिक्र किया था, और उस सेक्शन का नंबर था सेक्शन नंबर 115 बीबीजे करके। और 115 बीबीजे मैंने बताया था, और 115 बीबीजे ये बोलती है कि अगर आपकी कोई ऑनलाइन गेम से विनिंग होती है, ऑनलाइन गेम जो है, और ऑनलाइन गेम से जो विनिंग्स होता है, दैट ऑनलाइन गेम्स का विनिंग है वो आपका 30% की रेट से टैक्सेबल होता है। ऑनलाइन गेम्स का जो विनिंग है वो 30% की रेट से टैक्सेबल होता है। बट वो 30% की रेट से टैक्सेबल कैसे होता है? तो अगर आपको याद रहेगा तो वहां पे एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था कि वो ऑनलाइन विनिंग का अमाउंट टैक्सेबल कैसे होगा। तो टैक्सेबल कैसे होगा? आप एक काम करिए, ए प्लस डी कर दीजिए, और उसके बाद उसमें से आप लेस कर दीजिए, बी प्लस सी है वो आप उसमें से लेस कर दीजिए। मींस आप ए और डी को प्लस कर दीजिए, और इसकी जो टोटल आती है उसमें से आप जो बी और सी होता है वो बी सी की टोटल को आप ऐड करके और आप लेस कर दीजिए। जो भी बचेगी दैट इज कॉल्ड योर नेट विनिंग, और उस नेट विनिंग पे आपको 30% की रेट से टैक्स भरना पड़ता है अंडर सेक्शन 115 बीबीजे में। तो देखिए मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना। मैंने एक सेक्शन बताई थी 115 बीबीजे करके, और बीबीजे है वो ऑनलाइन गेम्स की बात करता है। वहां पे मैंने आपको पता रहेगा ड्रीम 11 का एग्जांपल दिया था कि आपका ड्रीम 11 में एप्लीकेशन पे आपने एक अकाउंट बनाया, तो उससे नेट विनिंग जो होगी वो नेट विनिंग आपकी 30% की रेट से टैक्सेबल होगी। अब यहां पे नेट विनिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वहां पे एक फॉर्मूला लिखवाया था, और वो फॉर्मूला था ए प्लस डी कीजिए, और उसमें से आप बी प्लस सी कर दीजिए, उसमें से लेस कर दीजिए। जो भी बचेगा दैट इज कॉल्ड योर नेट विनिंग, और इस नेट विनिंग पे आपको 30% की रेट से टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। ये आपका वॉल्यूम जो था, वॉल्यूम नंबर 1, उसका जो पहला टॉपिक था टैक्स रेट वाला, उसी के लास्ट पेज पे आपको मैंने वहां पे एक एग्जाम्पल लिखवाया था ड्रीम 11 करके। अब आप बोलोगे ये ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, डी क्या होता है, वो मैं बताऊं। तो ए का मतलब होता है कि इस साल में आपने अपने अकाउंट से कितना विड्रॉ किया। अकाउंट का मतलब यहां पे जो ड्रीम 11 पे अकाउंट है, या जो ऑनलाइन गेम एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे जो आपका अकाउंट है, उस अकाउंट से आपने कितना विड्रॉ किया, दैट विड्रॉल इज कॉल्ड योर ए। उसके बाद डी का मतलब होता है कि आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस कितना है। उसके बाद बी का मतलब यह होता है कि भैया आपने इस साल में कितना डिपॉजिट किया था उस अकाउंट में, इस साल में आपने कितना डिपॉजिट किया था। और सी का मतलब होता है कि आपका उसमें ओपनिंग बैलेंस कितना है उस अकाउंट में। अब एक बात बताओ, इस अकाउंट को बार बार हम यूजर अकाउंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूजर अकाउंट। यूजर अकाउंट किसको बोलते हैं? तो जैसे मान लो ये एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का नाम है माई 11 सर्कल। तो माई 11 सर्कल ये ऑनलाइन गेमिंग एक एप्लीकेशन है जिसपे आप अपना एक अकाउंट बनाते हो। तो जब मैं अकाउंट की बात करूं तो अकाउंट का मतलब होता है इस एप्लीकेशन पे जो आपका अकाउंट बनता है। जैसे पेटीएम वॉलेट होता है ना, वैसा ही इसमें एक वॉलेट बन जाता है। जैसे पेटीएम वॉलेट होता है, गूगल पे जैसा कोई वॉलेट होता है, तो वॉलेट जैसा ही यहां पे एक अकाउंट बन जाता है, दैट इज कॉल्ड योर यूजर अकाउंट। तो जैसे मैं बात कर रहा था, मैंने यहां पे ट्राई किया इस पे एक बार लॉगिन करने का, बट लॉगिन हो नहीं रहा है। मैं सोच रहा था इस पे अकाउंट बना दूं, और अकाउंट बना के मैं आपको बताऊं कि इसमें कैसे जो है वो आपका पैसा डिपॉजिट होता है, कैसे आपका पैसा है वो आपका विड्रॉ होता है। एक प्रोबो करके एप्लीकेशन और था आई थिंक, तो प्रोबो पे चेक कर लेते एक बार, हो सकता है, यानी प्रोबो ऐप। बट ये आई थिंक प्रोबो जो ऐप है ये आपका ट्रेड ऑनलाइन पे गए इसमें, लेकिन एप्लीकेशन ही है आई थिंक। 9 चलो एक सेकेंड।
जैसे ये मेरा एक यूजर अकाउंट है, थ्री वन वन टू फोर सेवन 311247, हाँ चलो। तो ये एक ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन है, ठीक है। इधर देखिए सब लोग, ये ऑनलाइन एक गेमिंग एप्लीकेशन है जिसका नाम है प्रोबो करके, ठीक है। प्रोबो एक ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन है जिसमें आप पैसा लगा सकते हो। जैसे आप इंग्लैंड बांग्लादेश का जो मैच है उस पर आप लगा सकते हो, पाकिस्तान श्रीलंका का मैच है उसमें आप लगा सकते हो। आपको इसमें प्रेडिक्शन करनी पड़ती है। तो ये प्रेडिक्शन बेस्ड जो गेम है दैट इज कॉल्ड योर ऑनलाइन गेम। तो जैसे पाकिस्तान श्रीलंका का आज मैच है उस पर आप लगा सकते हो। उसमें ये पूछा जाता है जैसे पाकिस्तान टू विन द मैच वर्सेस श्रीलंका, क्या पाकिस्तान ये मैच जीतेगा श्रीलंका के खिलाफ करके। आप अगर यस बोलते हो तो उसमें आपको 6.6 रुपीज है वो आपको लगाना पड़ेगा। और अगर आपकी जो बैट है वो सही हो गई तो आई थिंक आपको 3.4 रुपीज मिलेगा। ऐसा कुछ होता है इनका सिस्टम करके। वो सिस्टम एग्जैक्टली कैसे काम करता है, कितना जीतते कितना नहीं जीतते, वो मुझे आइडिया नहीं। बट मैंने एक बार पहले इस पे अकाउंट बनाया था। तो एक बात समझिए, ये मेरा अकाउंट का बैलेंस बता रहा है, दैट इज 97.2 है, ये मेरा अकाउंट का बैलेंस बता रहा है। अब इसमें यह बताता है कि मैंने डिपॉजिट करना है मुझे कुछ पैसा, तो मैं यहां पे डिपॉजिट करूंगा, दैट इज ऐड मनी करूंगा। तो इस वॉलेट में, इस यूजर अकाउंट में पैसा डिपॉजिट होगा। मुझे अगर मान लो यहां पे कुछ विनिंग को विड्रॉ करना है तो मैं यहां पे विड्रॉ कर दूंगा करके, ठीक है। विड्रॉ करके और यहां पे केवाईसी नंबर होता है, आपको नाम डालना पड़ता है, पेन नंबर डालना पड़ता है, डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ता है। उसके बाद आप ये पैसा विड्रॉ कर सकते हो। तो आप समझ रहे हो, एक तो होता है डिपॉजिट। डिपॉजिट मींस मान लो मेरा आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है, उससे मैं पैसा इस यूजर अकाउंट में डालूंगा, दैट इज कॉल्ड डिपॉजिट। अब एक बात समझना, विड्रॉ का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो मेरी विनिंग बहुत ज्यादा होगी, मुझे पैसे को विड्रॉ करना है तो मैं पैसे को विड्रॉ कर दूंगा। और यहां पे कुछ प्रमोशनल बैलेंस और मिलता है। प्रमोशनल बैलेंस कभी कभी मिलता है ना आपको आदत लगवाने के लिए, ठीक है। आदत लगवाने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि 100 रुपया दे देते हैं, लो 100 रुपए, इससे खेलो करके, ठीक है, खुश हो जाओ, इससे खेलो तुम। तो वैसा भी होता है, तो उसमें प्रमोशनल बैलेंस भी आता है। अब इसमें ट्रांजेक्शन हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ये जब मान लो इसमें सबसे पहले हमने जो डाला था पैसा, तो यहां पे पैसा डाला था 1000 रुपया करके, ठीक है। 1000 रुपया डाला था 2023 में, 18 मई को इसमें 1000 रुपया है वो आप डाला था। ये मेरा एक डिपॉजिट था, दैट इज कॉल्ड, यहां पे 1000 रुपए का जो डिपॉजिट था। लेकिन क्या कुछ विड्रॉ किया? आंसर इज नो। और आज की डेट में आप बैलेंस देखते हो तो कितना बैलेंस पड़ा है? 97.2। तो यहां पे 900 रुपए का सत्यानाश हो गया। 900 रुपए है, 900 रुपीज है, उतना हमने सट्टा लगा दिया और हम हार गए। तो अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर मान लो ऐसी एप्लीकेशन पे हम अगर ऑनलाइन बैटिंग करते हैं, ऑनलाइन जो विनिंग है उसका कितना इनकम टैक्सेबल होगा? यहां पे कितना इनकम सर? 90% लॉस पे है हमारा अकाउंट। 1000 रुपया डाला था और 1000 रुपए जो है उसके बाद आज की बैलेंस, आज का कितना है? 97.2 बैलेंस है। तो जब 97.2 बैलेंस है तो भाई साहब आप अगर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखोगे हमारी कि कितने डेबिट हुए और कितने क्रेडिट हुए, तो भैया यहां पे रिचार्ज किया था पहली बार 1000 का, उसके बाद कुछ विड्रॉ कर नहीं पाए और अल्टीमेटली 90% लॉस पे है। और इंडिया में ऐसा ही है। इंडिया में जो है वो मैं बता दूं, इंडिया में 95% लोग इन एप्लीकेशंस पे पैसा गवाते हैं। 95% लोग हैं वो इन एप्लीकेशंस पे पैसा गवाते हैं। तो यहां पे इस बार से निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि चलिए 900% का लॉस हो गया। ओ भाई साहब 90% नहीं, 900% का लॉस हो गया। अरे 90% होगा ना, 1000 का 90% होगा ना यार, कैसी बात कर रहा है? 1000 का 90% होगा ना, 90% लॉस हो गया, 900% कैसे हो गया? तो 90% है वो आपका लॉस हो गया, 97.2 रुपीज बचा है। तो इसको अपन लगा लेते हैं किसी पे। अगर मान लो 97.2 रुपीज बचा है तो इसको भी आज अपन बैटिंग कर देते हैं। और चलो किस पे लगाते हैं तुम बताओगे, उस पे हम लगा लेंगे। तो इस पैसे को हमने फॉर एन एग्जाम्पल लगाया यहां पे। ओ भाई साहब ये एप्लीकेशन क्या चल ही नहीं रहा है यार। हाँ, तो मान लो ये इंग्लैंड बांग्लादेश का एक मैच है और पाकिस्तान श्रीलंका का मैच है। तो हमने लगाया फॉर एन एग्जांपल इंग्लैंड टू विन द मैच वर्सेस बांग्लादेश, इंग्लैंड जीतेगा बांग्लादेश के सामने। आंसर इज यस। बट उसमें है ना 8.2 रुपीज लगाओगे। तो चलो मैंने 8.2 रुपीज लगा लिया। तो 8.2 रुपीज मैंने लगा लिया। लो 8.2 रुपीज लगाया। कैसे लगाते हैं पैसा, वो मेरे आता ही नहीं यार। हाँ बट इसमें है ना, अगर 82 लगाएंगे तो आपको 100 मिलेगा, ऐसा ही कुछ है। चलो स्वाइप फॉर यस कर देते हैं।
बिड सबमिट हो गई करके, ठीक है, 8 रुपया हमने इस पे लगा लिया। अब एक बात बताओ, मैं आपको ये सब जो करके बता रहा हूं, इसका मेरे को कोई ऐसा आपको मोटिवेट करना नहीं है, मैं आपको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं हूं, मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि इसमें कैसे पैसे लगते हैं। अब देखो 15 रुपए बचे, अभी 97 रुपीज बचे थे, अब 15 रुपए बचे। इंडिया पाकिस्तान मैच जो है उस पर कुछ लगा सकते हैं। तो कुल मिला के मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये प्रोबो वगैरह ये ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन है। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, इसकी विनिंग कैसे टैक्सेबल होगी, कितनी टैक्सेबल होगी? तो पहले तो मैं टैक्सेबिलिटी की बात करता हूं। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं टैक्सेबल आपकी 30% की रेट से होगी, ऑनलाइन विनिंग जो है वो 30% की रेट से नेट विनिंग टैक्सेबल होगी। बट नेट विनिंग आप कैसे निकालोगे? तो नेट विनिंग निकालने के लिए आप एक काम करो, इस साल में आपने कितना विड्रॉ किया, इस साल में आपने कितना विड्रॉ किया वो लीजिए, और उसमें आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है 31 मार्च को, उसको ऐड कर दीजिए, और इसमें से लेस कर दीजिए आपने कितना डिपॉजिट किया था और कितना आपका ओपनिंग बैलेंस था, वो आप लेस कर दीजिए। जो बचेगा वो आपका नेट विनिंग आएगा, और नेट विनिंग पे आपको 30% की रेट से टैक्स भरना है। जो भी नेट विनिंग है वो नेट विनिंग पे आपको 30% है, वो 30% की रेट से आपको टैक्स है, वो टैक्स भरना पड़ेगा। तो चलिए अपन एक काम करते हैं और सीधा अपन एक एग्जांपल पे चलते हैं कि ये विनिंग टैक्सेबल कैसे होता है, नेट विनिंग निकालते कैसे है। तो सबसे पहले आप पॉइंट नंबर 2 पे आ जाइए, जो पेज नंबर 9 पे दे रखा है, नेट विनिंग आपका इनकम कैसे कैलकुलेट होगा। तो देखो यहां पे कंप्यूटेशन ऑफ नेट विनिंग फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 115 बीबीजे, ये सेम एग्जांपल, ऐसा ही एग्जांपल मैंने वहां पे लिखवाया था इन द वो लास्ट वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसमें करके। देखो आपको क्या करना है, नेट विनिंग कैसे कैलकुलेट करना है, पहले आप a प्लस डी कर दीजिए माइनस बी प्लस सी करिए, a प्लस डी माइनस बी प्लस सी करिए। तो ए का मतलब होता है अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम द यूजर अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आपने विड्रॉ कितना किया। तो जैसे मेरा प्रोबो का अकाउंट है, मैंने तो कुछ विड्रॉ किया नहीं, तो विड्रॉ कितना किया वो अमाउंट लीजिए। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ यूजर अकाउंट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है उसको आप ऐड कर दीजिए। तो ए प्लस डी करिए और बी प्लस सी माइनस कर दीजिए। बी का मतलब होता है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट। नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट का मतलब होता है ऐसा पैसा आपने डिपॉजिट किया जिसपे आपने पहले टैक्स भर रखा है। एक बात बताइए, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट का मतलब होता है ऐसा पैसा आप इस यूजर अकाउंट में डाल रहे हो जिसपे आपने पहले टैक्स भरा है। जैसे एग्जांपल के लिए, मैं जितनी भी मेरी इनकम होती है आईसीआईसीआई बैंक में वगैरह आती है, तो उस इनकम पे तो मैं टैक्स भर देता हूं ना यार। तो वो वाला पैसा अगर मैंने डिपॉजिट किया तो वो ही लेस होगा। जैसे इस एग्जांपल में मैं लेता हूं, इधर देखिए, ये प्रोबो जो है इस पे मैं गया और मैंने यहां पे मान लो पैसा ऐड मनी किया। तो जैसे ही मैं यहां पे ऐड मनी बोलता हूं, ये बोलता आपको कितना ऐड करना है, मैंने चलो 250 रुपए ऐड कर दिया। अब ये 250 रुपया कहां से ऐड कर रहा है, ये जो 250 रुपीज है, ये 250 रुपीज है वो ऐड कर रहा है। अब आपको पता है जीएसटी भी लग रहा है, तो जीएसटी वगैरह लगने के बाद मुझे जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा, 195 मिलेगा। तो 195 है वो मेरा डिपॉजिट माना जाएगा। मैं जैसे ही यहां पे रिचार्ज पे जाता हूं, ये पूछता है कि भैया आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसके बाद आपको रिचार्ज करना है। तो कुल मिला के इसमें जो पैसा मैं डिपॉजिट कर रहा हूं वो मेरे आईसीआईसीआई बैंक से कर रहा हूं, वो मेरे जो आईसीआईसीआई बैंक से कर रहा हूं, वो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बाकी सब चीजों से डिपॉजिट कर रहा हूं। तो मुझे ये देखना है कि इसमें मेरा डिपॉजिट कितना हुआ। तो डिपॉजिट जो होगा वो डिपॉजिट मेरा कितना होगा, मैं 250 ट्राई किया डिपॉजिट करने का, बट डिपॉजिट जो है वो नेट ऑफ जीएसटी होगा, जीएसटी हट जाएगा, उसके बाद में मेरा डिपॉजिट कितना हुआ तो वो यहां पे लिया जाएगा करके। तो डिपॉजिट नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट, नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि भैया उस पैसे पे मैंने पहले टैक्स भर रखा है ना, तो अब मैं डिपॉजिट करते टाइम, ये थोड़ी कोई टैक्सेबल वाला अमाउंट है, मैंने इस पे तो टैक्स भर रखा है, तो वो आपका डिपॉजिट वाला अमाउंट है, वो आपका यहां पे लेस हो जाएगा। तो देखिए क्या दे रखा है, तो एग्रीगेट अमाउंट ऑफ नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट मेड इन द यूजर अकाउंट बाय द असेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आप इसको ऐसा याद रखिए जितना आप पैसा डिपॉजिट करते हैं यूजर अकाउंट में, और ओपनिंग बैलेंस ऑफ यूजर अकाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर, आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था वो भी आपका लेस हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल है ना। एक बात बताओ, इस साल में कितना पैसा विड्रॉ किया वो लीजिए, क्लोजिंग बैलेंस कितना है वो लीजिए, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, और उसके बाद में आपने कितना उस अकाउंट में डिपॉजिट किया और कितना आपका ओपनिंग बैलेंस था उसको ऐड कर दीजिए, और इस पहले ए और डी माइनस बी प्लस सी कर दीजिए। आपको मिल जाएगा यहां पे नेट विनिंग, और उस पे आपका टैक्स है वो लगेगा 30% की रेट से। चलिए आगे देखिए यहां पे क्या दे रखा है, एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया हुआ है। एक बंदा है जिसका नाम है ताराराम देवासी।
तो इसी को लेके मैंने एक एग्जांपल बनाया। एग्जांपल बोलता है ताराराम देवासी इज अ ऑनलाइन फैंटेसी गेम एडिक्ट करके, ये गेम एडिक्ट है, इसका बड़े लोग जो एडिक्ट हो जाते हैं उसको ये ऑनलाइन गेमिंग से आप कनेक्ट करोगे, BA दैट इज बड़े लोग एडिक्ट हो जाते हैं वो वाले। ही इज हैविंग द यूजर अकाउंट विद द माई 11 सर्कल एप्लीकेशन पे उसका यूजर अकाउंट है। ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1/4/2023, इसका ओपनिंग बैलेंस 60,000 था। उस ओपनिंग बैलेंस जो था 1 अप्रैल 2023 को उस एप्लीकेशन में 60,000 था। अमाउंट डिपोजिटेड इन प्रीवियस ईयर 23-24 इन द यूजर अकाउंट, उसने उसमें जो पैसा डाला इस साल में, मींस अपने बैंक अकाउंट वगैरह से पैसा डालकर यहां पे जो इन्वेस्ट किया वो कितना हुआ, 150 हुआ। तो मैं बताऊं ओपनिंग बैलेंस आपका 60 है, उसने डाला वो 150 डाला, तो कुल मिला के आपका 2,10,000 है, वो उसमें बैलेंस डाला आपने, ओपनिंग इतना था, इस साल इतना डिपॉजिट किया। अमाउंट विड्रॉ ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 23-24, आपने विड्रॉ कितना किया, तो आपने विड्रॉ किया 3,37,000, आपने उस यूजर अकाउंट से विड्रॉ कर लिया, आपकी विनिंग हुई होगी वो, एंड उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 72,000 है। तो आप एक काम करिए, पहले आपने जो विड्रॉ किया वो कितना किया और आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है वो आप दोनों को ऐड कर दीजिए। तो यहां पे एक बात समझना, 3,37,000 प्लस आपका 72,000, तो आपका 4,09,000 हुआ। माइनस कर दीजिए आपका ओपनिंग बैलेंस और आपने डिपॉजिट कितना किया था, तो इसमें से 1,50,000 माइनस करिए, माइनस कर दीजिए 60,000, तो आपका नेट विनिंग जो है वो 1,99,000 आता है। और इस 1,99,000 पे आपका 30% की रेट से टैक्स लग जाएगा। ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया था। कहां पे बताया था? जो ड्रीम 11 का एग्जाम्पल लेके मैंने आपको बताया था। ये इतनी विनिंग है 1,99,000, ये आपके ताराराम देवासी के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। चलिए अब एक और क्वेश्चन ही आता है कि सर अब टीडीएस कैसे कटेगा, क्योंकि हमने चालू तो किया है टीडीएस का सेक्शन, तो टीडीएस कैसे कटेगा और टीडीएस कब काटना है। तो सबसे पहली चीज 194BA की बात करते हैं। यहां पे नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, आप थोड़ी देर के लिए अपने डाउट है उसको बंद कर दीजिए प्लीज। आप थोड़ी देर के लिए आप अपने डाउट को बंद कर दीजिए। सुरभि नेट डिपॉजिट लिया जाएगा, आप अपने डाउट्स को बंद कर दीजिए प्लीज। आप डाउट्स को बंद कर दीजिए, आप अपने डाउट्स को बंद कर दीजिए। मैंने मेरा लैपटॉप बंद कर दिया, मैंने मेरा लैपटॉप बंद कर दिया जिसपे आपके मैं डाउट्स देखता हूं वो बंद कर दिया। अब इधर देखो टीडीएस कैसे आएगा। तो सबसे पहले सेक्शन 194BA क्या बोलता है? 194BA है विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स की बात करता है। पेयर कौन होगा? एनी पर्सन। पेई कौन होगा? एनी पर्सन। और टीडीएस का रेट 30% की रेट से टीडीएस कटेगा। लेकिन टीडीएस कब काटना है? तो गाइज यहां पे टीडीएस काटना पड़ेगा जब या तो आप उस अकाउंट से पैसा विड्रॉ करते हो तब, एंड विड्रॉ अगर नहीं करते हो तो उस पर्टिकुलर केस में जो लास्ट डेट पे 31 मार्च पे टीडीएस काटा जाएगा। तो देखो मैंने क्या बोला, टीडीएस कब काटना है, कौन से टाइम पे काटना है टीडीएस। तो वो लोग टीडीएस काटेंगे जैसे ही आप अकाउंट से पैसा विड्रॉ करते हो, जैसे ही आप अकाउंट से पैसा विड्रॉ करते हो, विड्रॉ करते टाइम टीडीएस काटेंगे, एंड उसके साथ साथ में आपका लास्ट में बैलेंस कितना बचा उस टाइम पे टीडीएस काटेंगे। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, वो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू, एक एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको सब चीजें हैं वो मैं सिखा दूंगा। तो देखिए ये लोग टीडीएस कैसे काटेंगे आपका। तो टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ विड्रॉवल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब जैसे ही आप उस यूजर अकाउंट से विड्रॉ करेंगे उस टाइम टीडीएस काटेंगे फ्रॉम द यूजर अकाउंट एज वेल एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। 31 मार्च को भी टीडीएस काटेंगे। अब आप बोलोगे ये कैसे कैसे टीडीएस काटेंगे, मैं आपको एक एक चीज आराम से समझा दूंगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैंने बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल ले रखे हैं और हैंडमेड एग्जाम्पल है, आपको इजीली समझ जाएगा। सबसे पहला, अगर आप पहली बार विड्रॉ करते हैं तो टीडीएस कौन से अमाउंट पे कटेगा। तो देखिए क्या दे रखा है, कंप्यूटेशन ऑफ नेट विनिंग फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस ऑन द फर्स्ट विड्रॉल। अगर आप पहली बार विड्रॉ कर रहे हैं तो क्या होगा, कैसे टीडीएस कटेगा। तो देखो लॉ मेकर्स बोलते हैं आप एक काम करिए, सबसे पहले आप लीजिए ए, माइनस कर दीजिए बी एंड सी। मींस ए में से बी सी को प्लस करके आप माइनस कर दीजिए। अब आप बोलोगे ए का मतलब क्या। ए का मतलब बड़ा सिंपल है कि पहली बार जब आप विड्रॉ कर रहे हो तो आप कितना पैसा विड्रॉ कर रहे हो बोलो, और माइनस कर दो जब आप विड्रॉ कर रहे हो उससे पहले जो है बी एंड सी। बी का मतलब कितना आपने उस यूजर अकाउंट में डिपॉजिट किया इस साल में, और सी का मतलब होगा ओपनिंग बैलेंस कितना था। तो आप एक काम करो, जब पैसा विड्रॉ कर रहे हो, विड्रॉ करते पहली बार विड्रॉ कर रहे हो आप अपने यूजर अकाउंट से, पहली बार विड्रॉ कर रहे हो इस साल में,
तो जब पहली बार विड्रॉ कर रहे हो तो कितना अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हो और उसमें से लेस कर दो उस अकाउंट का, यूजर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना था और इस साल में आपने डिपॉजिट कितना किया था, उसकी टोटल को आप लेस कर दो। जो बचेगा उस पे आप 30% से टीडीएस काटो। और अगर जो बचेगा वो अमाउंट अगर नेगेटिव आ रहा है तो ऑब्वियसली उस पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप पहली बार विड्रॉ करते हो तो क्या होगा, तो देखिए अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम द यूजर अकाउंट, यूजर अकाउंट से आप कितना विड्रॉ कर रहे हो, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट, आपने कितना उसमें डिपॉजिट किया टिल द टाइम ऑफ विड्रॉल, एंड ओपनिंग बैलेंस उस यूजर अकाउंट का कितना था। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको इजीली समझ में आएगा। आप आ जाइए सब लोग इस एग्जांपल पे, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। मैंने एक एग्जांपल बनाया है, हैंडमेड एग्जांपल बनाया है। तो देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जैसे वो ताराराम वाला एग्जांपल है उसी एग्जांपल को मैंने कंटिन्यू किया। यहां तो मैंने ये सिखाया था कि ताराराम की नेट विनिंग कितनी आएगी 199 और वो टैक्सेबल 30% से होगी, लेकिन इसका टीडीएस कैसे कटेगा। तो टीडीएस कैसे कटेगा उसके लिए मैंने यहां पे इस एग्जांपल को बड़ा एलिब्रेट किया और एक एक डेट वाइज मैंने चीजों को यहां पे बताया। तो देखिए सबसे पहला, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन calculate the TDS requirement to be deducted by My 11 Circle from the winning of Mr. Tararam Devasi. ओपनिंग बैलेंस ऑफ द My 11 सर्कल अकाउंट इज 60,000 था और क्लोजिंग बैलेंस है वो 72,000 है। तो इस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है वो 60,000 था और क्लोजिंग बैलेंस है वो यूजर अकाउंट का लास्ट में जाके 72,000 है। चलिए अब सबसे पहले हम देखते हैं कि पहली डेट आ रही है 14 अप्रैल 2023 को उसने ट्रांसफर फ्रॉम द बैंक अकाउंट, मींस बैंक अकाउंट से उसने डिपॉजिट किया यहां पे। तो बैंक अकाउंट से यूजर अकाउंट में डिपॉजिट किया कितना 50,000 और एक विड्रॉ हुआ 30 अप्रैल 2023 को ट्रांसफर फ्रॉम द बैंक अकाउंट, सॉरी ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट, मींस आपने यूजर अकाउंट से पहली बार विड्रॉ किया 80,000। अब एक बात बताओ, जब पहली बार विड्रॉ किया तो क्या टीडीएस आएगा या नहीं आएगा। तो इस एग्जांपल में मुझे बताओ पहली बार आपने विड्रॉ कितना किया 80,000 किया। तो जब आप विड्रॉ कर रहे हैं वो 80,000 कर रहे हैं, तो आप एक काम करिए, जब विड्रॉ कर रहे हैं 80,000 उसमें से माइनस करिए कि अभी तक आपने डिपॉजिट कितना किया और आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था, उन दोनों चीजों को माइनस कर दीजिए। उसके बाद अगर कोई पॉजिटिव अमाउंट आता है तो उस पर आप टीडीएस काट लीजिए 30%। तो ये क्या करेगा, ये जो आपका क्या बोलते हैं एप्लीकेशन वाले हैं, ये आपका टीडीएस काटेंगे। तो देखो आप पहली बार विड्रॉ कर रहे हैं और पहली बार फर्स्ट टाइम विड्रॉ हुआ 30 अप्रैल 2023 को और पहली बार विड्रॉ आपका 80,000 हुआ। तो 80,000 माइनस आप करिए, आपने डिपॉजिट कितना किया था अभी तक 50,000 और आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था 60,000। तो यहां पे आपका अमाउंट नेगेटिव आ रहा है, तो पहली विड्रॉल पे कोई भी आपका टीडीएस नहीं कटेगा। बड़ा सिंपल है, देखो बेटा बड़ा सिंपल है कि ये मान लो मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं, मेरा जो प्रोबो करके ये एप्लीकेशन है। अब एक बात समझना, ये जो एप्लीकेशन की जो मैं बार बार बात कर रहा हूं कि यहां पर प्रोबो करके एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, एक एप्लीकेशन है, ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन है। तो इसमें बड़ा सिंपल है कि इस साल में प्रीवियस से 23-24 में मैं पहली बार विड्रॉ कितना कर रहा हूं। तो जो पहली बार विड्रॉ अमाउंट किया वो लीजिए। अब विड्रॉ करने से पहले आपने डिपॉजिट कितना किया था वो लेस कर दीजिए, ओपनिंग बैलेंस को लेस कर दीजिए, जो बचता है उस पर आप टीडीएस काट लीजिए, उस पे आप टीडीएस काट लीजिए। बड़ा ही लॉजिकल है। तो देखिए यहां पे मैंने बताऊं, जब आप पहला विड्रॉ कर रहे हो कब कर रहे हो 30 अप्रैल 2023 को। तो इस डेट को जब आप पहला विड्रॉल कर रहे हो तो पहला विड्रॉल आपने 80,000 का किया, उसमें से आपने अब एक काम करिए लेस कर दीजिए बी प्लस सी। बी का मतलब आपने डिपॉजिट कितना किया था और माइनस आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था। तो यहां पे अमाउंट आपका नेगेटिव आ रहा है, तो नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस, उस पे टीडीएस नहीं आएगा। आपने जब पहला विड्रॉल किया उस पे टीडीएस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सबसीक्वेंट विड्रॉल और करते हो, जैसे पहली बार आपने उस एप्लीकेशन से पैसा निकाला, आप दूसरी बार पैसा निकाल रहे हो, सबसीक्वेंटली आप पैसा निकाल रहे हो, तो क्या करना है। तो बड़ा सिंपल है कि आप एक काम करो, जब आप सबसीक्वेंटली पैसा निकाल रहे हो तो आपने पैसा निकाला कितना, विड्रॉल वाला अमाउंट ले लो पहले और उसमें से लेस करो। और विड्रॉल कौन सा लेना है, एग्रीगेट ऑफ विड्रॉल। एग्रीगेट विड्रॉल मतलब इस पूरे साल में आप जब सबसीक्वेंटली पैसा निकाल रहे हो तब तक आपने कितना विड्रॉ कर दिया, वो एग्रीगेट विड्रॉल अमाउंट ले लो। उसमें से माइनस कर दो कि आपने एग्रीगेट अभी तक डिपॉजिट कितना किया था। तो एग्रीगेट डिपॉजिट कितना किया था वो माइनस कर दो और ओपनिंग बैलेंस कितना था वो आप माइनस कर दो। जो बचेगा उस पे उस एप्लीकेशन वाले को टीडीएस काटना पड़ेगा। तो देखो
अगर पहली बार विड्रॉ करते हो तो क्या होगा, विड्रॉ का अमाउंट कितना है, उससे पहले डिपॉजिट कितना हुआ था वो लेस कर दीजिए, और ओपनिंग बैलेंस कितना था वो लेस कर दीजिए। अगर आप सबसीक्वेंटली विड्रॉ कर रहे हो तो सबसीक्वेंटली विड्रॉ के टाइम पे आप देखेंगे इस साल में एग्रीगेट विड्रॉ कितना हुआ, माइनस कर दीजिए कि भैया आपका एग्रीगेट डिपॉजिट कितना हुआ अब तक, और आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था वो माइनस कर दीजिए इन दोनों चीजों को। और अगर पहले विड्रॉल पे कुछ टैक्सेबल हुआ था तो उसको भी माइनस कर दीजिए, जो बचेगा उस पे टीडीएस काटना पड़ेगा। तो चलिए मैं एग्जांपल लेता हूं, इस एग्जांपल से समझेंगे। बट देखिए यहां पे क्या दे रखा है, अगर आप सब्सिक्वेंट विड्रॉल करते हो तो सबसे पहले एग्रीगेट अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम द यूजर अकाउंट टिल द डेट ऑफ सब्सिक्वेंट विड्रॉल, माइनस कर दीजिए एग्रीगेट अमाउंट ऑफ नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट। आपने उस अकाउंट में डिपॉजिट कितना किया था, आपके किसी बैंक अकाउंट से वगैरह पैसा लाके डिपॉजिट कितना किया था, जो कि नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट है, मतलब डिपॉजिट करते टाइम आपको कोई टैक्स नहीं लग रहा। मेड टिल द टाइम ऑफ सब्सिक्वेंट विड्रॉल, ओपनिंग बैलेंस आप लेस कर दीजिए, और लेस करेंगे नेट विनिंग ऑन विच टीडीएस पहले ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है तो उसको आप लेस कर दीजिए। चलिए इस एग्जांपल से ही, इस एग्जांपल को आप निहारो, एग्जांपल पे ध्यान दो तो आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग बैठेगी। देखो सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस ऑफ माई 11 सर्कल अकाउंट, आपका 60,000 ओपनिंग बैलेंस है। आपने पहला विड्रॉ जब किया 80,000 तो आपको कोई टीडीएस नहीं आया। टीडीएस क्यों नहीं आया, क्योंकि 80,000 माइनस 50,000 माइनस 60,000 तो आपका नेगेटिव आ रहा था, तो नेगेटिव पे टीडीएस नहीं आया। उसके बाद आपने एक और डिपॉजिट किया इन द मंथ ऑफ द ट्रांसफर फ्रॉम बैंक अकाउंट, इन द मंथ ऑफ द मे आपने एक और डिपॉजिट किया 70,000। अब एक जो पॉइंट बोलने वाला वो ध्यान देना, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। एक बात बताओ, ये आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, ये भी आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये दो डिपॉजिट है। इसके बाद आपने एक और पैसा आया इस अकाउंट में, बट वो बोनस आया, बोनस फ्रॉम माय 11 सर्कल वालों ने आपको बोनस दे दिया 11,000। एक बात बताओ, आपको 11,000 का उन्होंने बोनस दिया, बोनस डिपॉजिट किया, आप बहुत अच्छे प्लेयर थे, तो जब आप बहुत अच्छे प्लेयर थे तो उस कंपनी ने आपको बोनस दे दिया। ये मेरे को बात बताऊं, ये तुम्हारे टैक्सेबल डिपॉजिट में जाएगा। ये टैक्सेबल डिपॉजिट है क्योंकि इस पे तो टैक्स लगना चाहिए भाई, इस पे तो टैक्स लगना चाहिए ना। एक बात बताओ, आपने अगर अपने आईसीआईसीआई बैंक से जो पैसा डाल रहे थे, मेरा जो आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट है उससे मैं पैसा लेके आता, तो उस इनकम पे तो ऑलरेडी टैक्स भरा हुआ है यार। मैं पढ़ाता हूं आपको, तो पढ़ाने से जो मेरी इनकम होती है उस पे मैं ऑलरेडी टैक्स भर देता हूं। अब उसी पैसे को मैं अगर मान लो उस एप्लीकेशन में डालता हूं तो वो जाएगा नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट में। मैं उस पैसे को, जिस पे मैंने टैक्स भर रखा है, उस पैसे को अगर मैं उसमें डालता हूं तो वो जाएगा तुम्हारा नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट में। लेकिन अगर आपको बोनस दे दिया, यहां पे बोनस दिया उस एप्लीकेशन ने, बोनस फ्रॉम माय 11 सर्कल, तो एक बात बताओ, जब इन्होंने बोनस दिया है तो ये तुम्हारे टैक्सेबल डिपॉजिट में जाएगा, इस पे तो टैक्स लगना चाहिए, ये तुम्हारे टैक्सेबल डिपॉजिट में जाएगा, इस पे तो टैक्स लगना चाहिए। तो एक बात बताऊं, जब आप डिपॉजिट लेस करोगे ना तो इसमें ये वाला डिपॉजिट लेस नहीं करोगे, ये वाला डिपॉजिट है वो आप लेस नहीं करोगे। लॉजिकली है ना यार। एक बात बताओ, इस पे तो टैक्स लगना चाहिए भाई। पहले जो आप डिपॉजिट कर रहे थे वो तो आपकी नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट थी, क्योंकि उस पे ऑलरेडी आपने टैक्स भर रखा था। जैसे ये मैं मान लो मेरे बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर रहा हूं, ये बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर रहा हूं, ये तो नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट है। बट आपको जो बोनस दिया ड्रीम 11 वालों ने या माई 11 सर्कल वालों ने, ये तो तुम्हारे, इस पे भी तो टैक्स लगना चाहिए, तो ये तुम्हारे टैक्सेबल डिपॉजिट में जाएगा। रुको, सब समझेगा। तो देखो मैंने क्या बोला, अब आप इस अकाउंट को निहारो। क्या हुआ, सबसे पहले हमारा ओपनिंग बैलेंस 60,000 था, हमने क्या किया, 50,000 का डिपॉजिट मारा, 80,000 का विड्रॉ किया, तब टीडीएस नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि 80,000 में से आप डिपॉजिट को लेस कर दो और ओपनिंग बैलेंस को लेस कर दो, माइनस बैलेंस आ रहा है, तो आपका टीडीएस नहीं आएगा। फिर मैंने क्या किया, मई में मेरे बैंक अकाउंट से और डिपॉजिट हुआ 70 का, जून में मेरे कुछ बोनस मिला, बोनस और मिला 11,000 का। अब एक बात समझना, जुलाई में मैं मेरा विड्रॉ कर रहा हूं 92,000, तो अब ये सब सीक्वेंट विड्रॉल में आया, तो 92,000 है, ये मेरे सब सीक्वेंट विड्रॉल में आ गया। तो यहां पे देखिए, मैं एक काम करता हूं, इन्होंने क्या बोला, 92,000 में सबसीक्वेंट विड्रॉल जब कर रहा हूं जुलाई में, तब कितने पे टीडीएस कटेगा। तो यहां पे सीक्वेंस को समझिए। पहले आपको क्या करने का, एग्रीगेट अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम द यूजर अकाउंट टिल द डेट ऑफ सबसीक्वेंट विड्रॉल। तो सबसीक्वेंट विड्रॉल इस डेट तक मैंने कितना विड्रॉ किया, तो दोनों की टोटल करूंगा। 80,000 मैंने किया,
80,000 मैंने किया प्लस मैंने 92,000 किया, तो इसका मतलब मैंने यहां पे विड्रॉ किया 172 का, तो 1,72,000 मैंने विड्रॉ कर दिया। अब एक बात बताओ, दूसरा क्या बोल रहा है, एग्रीगेट अमाउंट, बी किसको बोलेंगे, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट मेड टिल द टाइम ऑफ सब्सिक्वेंट विड्रॉल। मतलब जब मैं ये सब्सिक्वेंट विड्रॉ कर रहा हूं, ये 92,000, इस डेट तक आपका कितना नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट किया था आपने। तो एक बात बताओ, इस डेट तक आपका डिपॉजिट तो ये 3 है, बट बेटा ये जो 2 है ना, ये तुम्हारा नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट है, आपने बैंक से लाया हुआ है, इस पे आपने टैक्स भरा हुआ रहेगा, तो ये आपको लेस करना है, 11,000 लेस नहीं करना। जो आपको बोनस वगैरह मिलता है वो 11,000 आपको लेस नहीं करना, क्योंकि ये तो आपका टैक्सेबल डिपॉजिट है, इस पे तो टैक्स लगना चाहिए, तो ये आपको लेस नहीं करना है। 11 लेस नहीं करोगे, आप क्या करोगे, 50 और 70, तो 70 प्लस 50 आपका आ गया कितना, 1,20,000। तो बेटा 1,20,000 है, वो आपका एग्रीगेट डिपॉजिट है अभी तक। तीसरा, ओपनिंग बैलेंस कितना था, तो आपका ओपनिंग बैलेंस है वो आपका 60,000 था। एंड चौथा, आप पे क्या पहला जब विड्रॉ हुआ था तब क्या कोई टीडीएस कटा था क्या, आंसर इज नो, उस विड्रॉल पे कुछ भी टीडीएस नहीं कटा था। तो अब आप देखिए आपका अमाउंट कितना आता है, तो यहां पे 1,72,000 माइनस 1,20,000 माइनस 60,000, ये भी तो नेगेटिव आ रहा है। तो मैं एक बात बताऊं, यहां सेकेंड विड्रॉल पे भी आपका कोई भी टीडीएस नहीं आएगा, सेकेंड विड्रॉल पे भी आपका कोई भी टीडीएस नहीं आएगा, क्योंकि आपका एग्रीगेट विड्रॉ आप देखेंगे जब आप सबसीक्वेंट विड्रॉ कर रहे हैं उस टाइम पे आपका कोई टीडीएस नहीं आएगा। 80,000 है वो आपका ये विड्रॉल, 92,000 आपका ये विड्रॉल, ये टोटल विड्रॉ आपने किया, और माइनस 50,000 है ये आपका नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट, 70,000 आपने बैंक से डिपॉजिट किया, और ओपनिंग बैलेंस आपका 60,000। नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस, अभी आपको टीडीएस नहीं काटना। लेकिन एक बात समझो, एक और विड्रॉ मारा आपने इन द मंथ ऑफ द फेब में जाके, यहां पे देखिए आपका फेब में जाके विड्रॉ हुआ, उसके बाद ये हो गया था, फिर आपका अगस्त में जाके एक और डिपॉजिट हुआ, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस वाइज डेट वाइज चलेंगे तो यहां पे जुलाई के बाद में अगस्त में जाके एक डिपॉजिट हुआ, बैंक से आपने डिपॉजिट किया यहां पे, तो चलिए बैंक से आपने 30,000 का डिपॉजिट किया। अब उसके बाद में आपने विड्रॉ किया 75,000 इन द मंथ ऑफ द फेब, 10th फेब 2024 को आपने विड्रॉ किया 75,000। तो अब आप एक काम करिए कि आप लीजिए सबसे पहले एग्रीगेट आपके विड्रॉल कितने हैं, तो एग्रीगेट विड्रॉल की अगर मैं बात करूं तो 80,000, 92,000 एंड 75,000, तो 80,000, 92,000 एंड 75,000 इतना आपने उस यूजर अकाउंट से विड्रॉ किया, माइनस आपका डिपॉजिट कितना है जो नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट है, जिस पैसे पे आपने टैक्स भरा हुआ था और उसी पैसे को आपने यहां डिपॉजिट किया जो आपने बैंक वगैरह से ट्रांसफर किया, तो वो डिपॉजिट कितना है, तो मैं बोलूं वो डिपॉजिट एक तो तुम्हारा ये 50,000 है, एक 70,000 है और एक 30,000 है। तो 50,000, 70,000, 30,000 एंड आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था 60,000, तो इसको आप लेस कर दीजिए, तो ये डिपॉजिट 50,000, 70,000 एंड 30,000 एंड ओपनिंग बैलेंस आपका 60,000। तो अब बताइए आपका कितना बैलेंस बच जाता है, तो यहां पे आप देखते हैं 80,000 प्लस 92,000 प्लस आपका 75,000 प्लस आपका 90,000, इट्स कम्स टू 90,000 नहीं, 80,000 प्लस 92,000 प्लस 75,000, इट्स कम्स टू 247, माइनस आपका डिपॉजिट कितना है 50,000 माइनस आप 70,000 माइनस आप 30,000 एंड ओपनिंग बैलेंस कितना था 60,000, तो कुल मिला के 37,000 अमाउंट आया, और इस 37,000 पे अब टीडीएस काटना पड़ेगा। अब जो 37,000 है, इस 37,000 पे ये टीडीएस काटेंगे 30% की रेट से, तो आप जब 37,000 जो है उस पे टीडीएस कटेगा, जब आप यहां पे 75,000 विड्रॉ कर रहे हैं ना, तो 75,000 विड्रॉ करते टाइम आपको यहां 37,000 वाले अमाउंट पे टीडीएस कट जाएगा एट द रेट 30%। सेकेंड 10 फेब 2024 को अब टीडीएस कटेगा, और जब 10 फेब को टीडीएस कटा तो मार्च की 7 तारीख तक ये टीडीएस गवर्नमेंट को जमा कराएंगे। देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको टीडीएस कब काटना है, तो टीडीएस काटना पड़ेगा हर विड्रॉल पे, लेकिन कैसे कैलकुलेट करेंगे कि विड्रॉल पे कितना, किस पे अमाउंट पे टीडीएस काटना है। देखो पहला विड्रॉल हुआ तो आपको ये देखना है कि इस अकाउंट से एग्रीगेट विड्रॉ कितना हो रहा है,
डिपॉजिट कितना हुआ था और माइनस ओपनिंग बैलेंस कितना था। तो आप एक काम करिए ना, विड्रॉ कितना हुआ उसमें से लेस कर दीजिए कि डिपॉजिट कितना था जो नॉन टैक्सेबल है और ओपनिंग बैलेंस कितना था, उन दोनों को टोटल करके आप लेस कर दीजिए। जो बचेगा उस पे आपको टीडीएस काटना है, जो बचेगा उस पे आपको टीडीएस काटना है। तो यहां पे अब एक और विड्रॉ हुआ भैया, एक और विड्रॉ हुआ 90,000 का। तो 90,000 पे देखो आपका एक और विड्रॉ हुआ इन द मंथ ऑफ द मार्च, तो इस पे भी टीडीएस आएगा। अब इस पे कैसे टीडीएस आएगा, तो आप करिए एक बात देखिए कि टोटल विड्रॉ कितना हुआ तो अभी तक, तो आप इसकी टोटल कर दीजिए यहां से लेके यहां तक। तो आप देखिए 80,000 आपका विड्रॉ हुआ प्लस 92,000 प्लस आपका 75,000 प्लस 90,000, तो आपका एग्रीगेट विड्रॉल जो है वो आपका हुआ 3,37,000। अब आपने एग्रीगेट डिपॉजिट कितना किया था वो लेस कर दीजिए आप इस डेट तक। तो इस डेट तक एग्रीगेट डिपॉजिट में ये किया था, ये किया था, ये किया था, तो आप इसमें से माइनस करेंगे 50,000 मीन्स 337 माइनस 50,000 माइनस 70,000 एंड माइनस 30,000। और आपका ओपनिंग बैलेंस एप्लीकेशन का कितना था, 60,000 था। अब एक बात बताइए 127 आया, और पहले क्या आपको टैक्स लगा है या नहीं लगा है ना, इसके पहले वाले विड्रॉल पे आपका 37,000 पे टीडीएस ऑलरेडी कट चुका है, तो माइनस कर दीजिए 37,000, तो अब बचेगा 90,000 और 90,000 पे टीडीएस काटा जाएगा इस डेट को 15 मार्च 2024 को। सो 15 मार्च 2024 को आपके 90,000 पे टीडीएस काटेंगे एट द रेट 30%। तो देखिए मैंने आपको यहां पे अभी तक दो चीजें बताई कि बेटा जब आप विड्रॉ करोगे ना वो टीडीएस कटेगा, इन दोनों चीजों पे आप ध्यान दो बस। देखो सबसे पहला आपका पहला विड्रॉ हुआ, तो पहला विड्रॉल का मतलब उस यूजर अकाउंट एप्लीकेशन से आप पैसा बाहर कितना लेके आए, आप अपने आईसीआईसीआई बैंक में कितना ट्रांसफर किया, बैंक अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया। तो देखो आप विड्रॉ लीजिए माइनस अभी तक आपने डिपॉजिट कितना किया था वो माइनस कर दीजिए, और उस एप्लीकेशन का ओपनिंग बैलेंस कितना था वो माइनस कर दीजिए। जो बचेगा उस पे टीडीएस काटना है, लेकिन नेगेटिव आ गया तो टीडीएस नहीं काटना। अगर आप सबसीक्वेंट विड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, तो एग्रीगेट आपने उस डेट तक कितना विड्रॉ किया उसकी टोटल करिए, माइनस करिए एग्रीगेट उस डेट तक कितना डिपॉजिट किया था उसकी टोटल करिए, और ओपनिंग बैलेंस कितना है उसको माइनस कर दीजिए। और बेटा अगर मान लो पहले किसी विड्रॉल पे टैक्स लगा है तो उस अमाउंट को भी माइनस कर दीजिए, जो बचेगा उस पे अब टीडीएस काट दीजिए। लेकिन एक बात समझना, अब लास्ट डेट पे टीडीएस और कटेगा, और लास्ट डेट पे टीडीएस किस पे कटेगा, तो लास्ट डेट में आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल है, ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी प्लस ई। इसका मतलब यह हुआ, ए का मतलब तो इस साल में पूरे साल में कितना विड्रॉ किया, इस पूरे साल में आपने कितना विड्रॉ किया वो ले लीजिए ए में। डी का मतलब क्योंकि लास्ट डेट पे बात कर रहे हैं तो आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है उस अकाउंट को उसको ऐड कर दीजिए। तो ए प्लस डी, ए का मतलब कितना विड्रॉ किया अभी तक, डी का मतलब क्लोजिंग बैलेंस कितना था उस यूजर अकाउंट में उसको आप ऐड कर दीजिए, तो ये टोटल हो गया। अब आप इसमें से क्या करिए, इसमें से भैया आपका एग्रीगेट डिपॉजिट कितना था पूरे साल में उस डिपॉजिट को ऐड करिए, आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था उसको ऐड कर दीजिए, और जिस पे ऑलरेडी पहले टीडीएस कट चुका है विड्रॉल के टाइम पे उसको भी ऐड कर दीजिए। इन तीनों को ऐड करके आप लेस कर दीजिए ए एंड डी में से, तो आपको लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस जितना बचेगा उस पे टीडीएस काटना पड़ेगा। तो मैं बताऊं इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका कितना इस साल में टोटल विड्रॉ हुआ, तो 337 आया। टोटल विड्रॉ 80, 92, 75, 90, ये आपका 80 देखिए 80, 92, 75, 90 ये विड्रॉ हुआ। आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है अकाउंट में, तो क्लोजिंग बैलेंस आपका 72,000 बचा है, तो 72 को ऐड कर दीजिए। माइनस करिए आपने कितना डिपॉजिट किया था, तो डिपॉजिट आपने किया था एक तो 50, एक 70 और एक 30, तो 50, 70 एंड 30 इतना डिपॉजिट किया था, तो आप इसमें से 50, 70 एंड 30 लेस कर दिए। आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था, 60 था, उसको लेस कर दीजिए। और पहले क्या टीडीएस कट चुका है अमाउंट्स पे, आंसर इज यस। पहले आपका टीडीएस यहां पे 37,000 पे कटा था, यहां पे 90,000 पे कटा था, तो इस पे भी आप लेस कर दीजिए। अब आपके पास बैलेंस कितना बचेगा, 72 बचेगा, तो 72 पे आप 30% की रेट से टीडीएस काट लीजिए 31 मार्च 2024 को। तो 31 मार्च 2024 को आप 72,000 पे टीडीएस काटिए। देखो अल्टीमेटली आपका टीडीएस जो नेट है ना वो 199 पे ही कट रहा है।
कैसे 199 पे कट रहा है? एक बात बताओ, यहां पे आपने टीडीएस 37 पे काटा, यहां पे टीडीएस आपने 90 पे काटा और यहां पे टीडीएस आपने 72 पे काटा। आप टोटल करिए 37 प्लस 90 प्लस आपका 72, तो बेटा 199 पे कटा। और उसके हाथ में टैक्सेबल भी तो 199 ही हो रहा है भैया। उसके हाथ में जो टैक्सेबल है, आप देखिए इसके हाथ में टैक्सेबल भी 199 हो रहा है और आपका टीडीएस है वो टीडीएस भी आपका 199 पे ही काट रहा है। बट टीडीएस काटना कब है वो बड़ा जरूरी है। तो देखो, अगर मान लो ये पूरा जो पड़ा टीडीएस पर्पस के लिए अगर मैं समराइज करना चाहूं तो आप टीडीएस कैसे काटोगे? कौन काटेगा? ये जो एप्लीकेशन वाले हैं, जो ऑनलाइन बेटिंग एप्लीकेशन वाले हैं, वो लोग टीडीएस काटेंगे। अब एक बात समझो, टीडीएस ये लोग कैसे काटेंगे, कैसे काटेंगे, तो उसको जैसे ध्यान दो। देखो, सबसे पहले पहली बार अगर आप विड्रॉ करते हो तो विड्रॉ का अमाउंट कितना है, अभी तक आपने डिपॉजिट कितना किया उसको लेस कर दो, और ओपनिंग बैलेंस कितना है उसको लेस कर दो। जो बैलेंस बचता है उस पे टीडीएस काटो, बट बैलेंस अगर नेगेटिव आ गया तो टीडीएस नहीं काटना। अगर आप सबसीक्वेंट विड्रॉ करते हो इस साल में, तो सबसीक्वेंट विड्रॉ करते टाइम टोटल एग्रीगेट विड्रॉल कितना है वो लीजिए, माइनस एग्रीगेट डिपॉजिट कितना किया था वो लेस कर दीजिए, और आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था वो लेस कर दीजिए। जो बचेगा उस पे टीडीएस काटिए। अब एक और चीज समझना, लास्ट डेट पे आपको क्या करना है, जब लास्ट डेट 31 मार्च को इस साल का एग्रीगेट विड्रॉल कितना है उसकी टोटल करिए, क्लोजिंग बैलेंस कितना है उसको एडअप कर दीजिए, और माइनस क्या करेंगे, जितना आपने डिपॉजिट किया था उसको आप माइनस कर दीजिए, ओपनिंग बैलेंस माइनस कर दीजिए, पहले जिस अमाउंट पे टीडीएस कट चुका है उसको माइनस कर दीजिए। जो बचेगा उस पे आपको 31 मार्च 2024 को टीडीएस काटना है। तो टीडीएस आपको देखो दो टाइम पे काटना है, एक तो विड्रॉल के टाइम पे काटना है और एक लास्ट बैलेंस बचेगा उस पे भी आपको टीडीएस काटना है। विड्रॉल के टाइम पे कैसे काटना है, लास्ट बैलेंस पे कैसे काटना है, एक बार मैं वापस बता रहा हूं। देखो, पहला फर्स्ट विड्रॉल, तो जब आपका फर्स्ट विड्रॉल होगा तो देखेंगे विड्रॉल अमाउंट कितना है, माइनस क्या करेंगे कि विड्रॉल अमाउंट कितना है माइनस करेंगे, अभी तक डिपॉजिट कितना किया था वो माइनस कर दो, और ओपनिंग बैलेंस कितना था वो आप माइनस कर दीजिए करके, ओपनिंग बैलेंस कितना था वो आप माइनस कर दीजिए। अब आपकी सबसीक्वेंट विड्रॉल में क्या करेंगे, जब सबसीक्वेंट विड्रॉल कर रहे हैं तब टोटल विड्रॉल कितना हो रहा है, एग्रीगेट वो ले लीजिए, माइनस एग्रीगेट डिपॉजिट कितना था वो ले लीजिए, और ओपनिंग बैलेंस कितना था वो आप लेस कर दीजिए, और अगर पहले टीडीएस कटा है तो वो अमाउंट भी लेस कर दीजिए। जो बचेगा उस पे आपका टीडीएस कटेगा। एंड लास्ट डेट पे फिर क्या करना है, 31 मार्च को टीडीएस काटना है। कौन से अमाउंट पे आप लीजिए, इस साल में एग्रीगेट विड्रॉल कितने हैं, उसके साथ में आपका क्लोजिंग बैलेंस उस एप्लीकेशन में कितना बचा है उसको एडअप कर दीजिए, माइनस कर दीजिए आपने डिपॉजिट्स कितने किए थे एग्रीगेट वो माइनस कर दीजिए, आपका ओपनिंग बैलेंस माइनस कर दीजिए, और जिस पे पहले विड्रॉल पे टीडीएस कट चुका है उसको माइनस कर दीजिए। जो बचेगा उस पे टीडीएस काटना पड़ेगा। तो गाइस, मैंने बड़ी मेहनत करके आपके लिए एग्जांपल बनाया है, और इस एग्जांपल से आप कनेक्ट कर पाओगे, और ये कनेक्ट कर पाओगे कि टैक्सेबल 199 हो रहा है, यहां पे ये 199 टैक्सेबल हो रहा है, और यहां टीडीएस भी 199 पे कट रहा है। बट अलग अलग डेट पे कैसे टीडीएस कटेगा, अलग अलग डेट पे कैसे टीडीएस कटेगा वो मैंने आपको यहां पे बता रखा है करके, ठीक है। चलिए, इतने के बाद में अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि अगर आपके पास मल्टीपल यूजर अकाउंट है तो क्या होगा। मल्टीपल यूजर अकाउंट है तो क्या होगा, जैसे मान लो मैंने माई 11 सर्कल पे 2 अकाउंट बनाए, मैंने ही बनाए, पेन नंबर मेरा ही है, केवाईसी मेरा है, मैंने 2 3 4 5 अकाउंट बना दिए, तो आपको सब अकाउंट को मर्ज करना पड़ेगा, सब अकाउंट को मर्ज करना पड़ेगा, और सब अकाउंट का डिपॉजिट विड्रॉल एक साथ में देखना पड़ेगा। मींस यू हैव टू एग्रीगेट मर्ज ऑल द अकाउंट। तो अगर एक ही एप्लीकेशन पे आपके पास मल्टीपल अकाउंट बना दिए, एक ही बंदे ने 4-5 अकाउंट बना दिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल अकाउंट को मर्ज करना पड़ेगा, और मर्ज करने के बाद है आपको टीडीएस इंप्लीकेशन है वो आपको देखनी पड़ेगी। तो देखिए क्या दे रखा है, मल्टीपल यूजर अकाउंट। इन केस ऑफ मल्टीपल यूजर अकाउंट ऑफ द सेम यूजर, each user account shall be considered for the purpose of calculating net winning, and the deposit and withdrawal and balance in the user account shall means aggregate of deposit, withdrawal or balance in all the user account, and transfer from one account to another account will not be treated as deposit or withdrawal। तो जैसे मान लो एक ही एप्लीकेशन पे आपके पास 4 अकाउंट है, तो वो चारों अकाउंट को मर्ज किया जाएगा, जो उनकी विड्रॉल है वो मर्ज की जाएगी, जो उनकी डिपॉजिट है वो मर्ज की जाएगी, जो उनका ओपनिंग बैलेंस है वो मर्ज किया जाएगा, जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मर्ज किया जाएगा, और उसके बाद टीडीएस देखा जाएगा। और फिर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डाला जाता है पैसा, तो वो कोई आपका डिपॉजिट या विड्रॉल नहीं माना जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास 2 अकाउंट है उस वहीं पे, तो जो मेरे पास 2 यूजर अकाउंट है ड्रीम 11 पे, और ड्रीम 11 पे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डाला, तो ये ऐसा नहीं माना जाएगा कि एक जगह से विड्रॉ हुआ है दूसरी जगह डिपॉजिट हुआ है, उसको विड्रॉल डिपॉजिट
डिपॉजिट दोनों से बाहर रखा जाएगा, मींस उसको विड्रॉल डिपॉजिट नहीं माना जाएगा करके। ठीक है, चलिए इतना जो डिस्कशन किया इसके ऊपर अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लीजिए, नहीं तो इसके आगे बढ़ते हैं हम। इतना जो पढ़ा उसको आप एक बार, इतना जो पढ़ा उसको आप एक बार, कोई डाउट है तो मुझे बताइए। इतना जो पढ़ा इसमें कोई डाउट है तो मुझे आप बताइए। सर अगर किसी की एनुअल इनकम बेसिक है, यहां पे बेसिक एग्जाम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलता, विनिंग ये जो इनकम रहेगी उस पे बेसिक एग्जाम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलता। कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। एक बात बताओ, अगर 31 मार्च को जो टीडीएस कटा वो 30 अप्रैल तक डिपॉजिट होता है। चलिए इधर बताइए, एक चीज बताइए मुझे, एक चीज बताइए, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी को गाड़ी जीत गया। अब एक बात बताओ, गाड़ी अगर जीत गया, अगर गाड़ी कोई जीत गया, ब्रेक नहीं दूंगा मैं, ब्रेक इस सेक्शन के बाद दूंगा। अगर कोई बंदा गाड़ी जीत गया तो क्वेश्चन यह आता है कि अगर कोई बंदा गाड़ी जीत गया तो गाड़ी पे कैसे टीडीएस आएगा सर फिर, क्योंकि गाड़ी तो डिपॉजिट में भी नहीं आएगा और ना ही विड्रॉल में आएगा। एक बात बताओ, बड़ा सिंपल सा लॉजिकल चीज है कि ये मेरा एक प्रोबो पे अकाउंट है और मेरा ये मान लो प्रोबो या ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पे मेरा अकाउंट है और मान लो मुझे गाड़ी जीत गया। तो एक बात बताओ, जब गाड़ी जीत गया, जब मैं गाड़ी जीता तो क्वेश्चन ये आता है कि मैंने कार जीत गई। जैसे आपने आजकल बहुत बार ऐड देखा होगा कि जो ये 11 सर्कल वाला जो एप्लीकेशन है उस पे आपको थार मिलेगी, अगर आपने कोई मान लो पैसा जीत, थार मिलेगी। तो एक बात बताओ, थार जो मिला वो थार ना तो अकाउंट में डिपॉजिट में आएगा और ना ही ये विड्रॉल में आएगा। मींस ना तो ये डिपॉजिट में आएगा ना ही ये विड्रॉल में आएगा, ये तो कहीं पे भी नहीं आएगा। ना तो ये डिपॉजिट में आएगा ना ये विड्रॉल में आएगा, तो फिर इस सेक्शन में टीडीएस कटेगा या नहीं? तो इसको लेके सीबीडीटी ने क्लैरिफिकेशन दिया, क्योंकि एक बात बताओ, एप्लीकेशन से जो विड्रॉ डिपॉजिट करते हो वो तो आएगा, लेकिन आपको गाड़ी जीत गए, अब गाड़ी जीत गए, कार जीत गए तो क्या होगा? तो यहां पे इन्होंने क्या बोला कि अगर आप कार जीते हो तो इसको कंसिडर किया जाएगा टीडीएस पर्पस के लिए एज वेल एज द आपके विनिंग पर्पस के लिए। और क्या माना जाएगा पता है, मेरे वर्ड्स पे अब ध्यान देना, जो मैं अगला एक पॉइंट बोलने वाला हूं वो उस पे ध्यान देना। यह माना जाएगा कि ये जो कार है ना, ये आपका टैक्सेबल डिपॉजिट हुआ अकाउंट में और इतना ही आपने विड्रॉ कर लिया। ये टैक्सेबल डिपॉजिट हुआ और इतना ही आपने विड्रॉ कर लिया और इस पे टीडीएस आएगा। देखो, अगर जो कार है वो कार, फॉर एन एग्जांपल मान लो मेरा एक अकाउंट है, मेरा ये अकाउंट है करके, ठीक है, मेरे को कार मिल गई, तो मेरे को कार मिल गई 15 लाख की, अब 15 लाख का मुझे कार मिला, तो ये माना जाएगा कि ये कार का 15 लाख है, ये मेरे अकाउंट में टैक्सेबल डिपॉजिट है। लाइक जैसे बोनस हो रहा था ना, बोनस हुआ, जैसे ये टैक्सेबल डिपॉजिट है, तो टैक्सेबल डिपॉजिट ऐसे भी अपन वो डिपॉजिट में लेस नहीं करेंगे, डिपॉजिट में हम सिर्फ नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट लेस करते हैं। तो ये मेरा टैक्सेबल डिपॉजिट है एंड यही मैंने विड्रॉ कर लिया और बेटा इस पे टीडीएस आ जाएगा, इस पे टीडीएस है, वो टीडीएस आएगा करके, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहां पे एक एग्जांपल बनाने की कोशिश की है, समझने की कोशिश करिए। देखिए क्या दे रखा है, पेमेंट इन कैश और काइंड। एक बात बताओ, पेमेंट इन कैश और काइंड, whenever there is a payment to the user in kind or cash or partly in kind and partly in cash and not from the user account, ये user account से नहीं मिल रहा ना, कार जो है वो तो user account से थोड़ी मिल रही है, वो तो ऐसे ही आप कार जीत गए। तो the provision shall apply to calculate net winning by deeming that the money equivalent to the such payment has been deposited as a taxable deposit in the user account and equivalent amount has been withdrawn from the user account at the same time and shall accordingly be included in the amount A। amount A का मतलब withdrawal में लिया जाएगा, अमाउंट ए का मतलब आपका विड्रॉल में लिया जाएगा, अमाउंट ए का मतलब आपके विड्रॉल में लिया जाएगा और ये माना जाएगा आपने 12 लाख विड्रॉ किया है और जो विड्रॉ करते हो उसमें से लेस क्या होता है आपका, अगर कोई डिपॉजिट है नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट, ओपनिंग बैलेंस आप लेस कर दीजिए, जो बचेगा उस पर आपका टीडीएस आएगा। तो देखिए एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, मिस्टर चेतन कुंभार करके एक बंदा है, ये देखिए ये महिंद्रा थार जीत गया, कहां पे, माई 11 सर्कल पे। तो मिस्टर चेतन वॉन महिंद्रा थार ऑन माई 11 सर्कल, एफएमवी ऑफ कार है वो 12 लाख है,
इन दिस केस 12 लाख ट्रीटेड एज टैक्सेबल डिपॉजिट इन द यूजर अकाउंट लाइक अ बोनस, जैसे बोनस हुआ, ठीक है, ये डिपॉजिट हुआ और इतना का इतना विड्रॉ हो जाएगा और विड्रॉल पे टीडीएस आ जाएगा in the user account, and same time it is treated as withdrawal and TDS at the rate 30% is applicable on the 12 lakh under section 194BA. In this case, My 11 Circle will release the car only after ensuring that tax on such winning is paid to the government. मान लो इनके पास इतना पैसा ही नहीं है टीडीएस काटने में, तो वो एंश्योर करना पड़ेगा। मीन जैसा मैंने आपको 194B में बताया था कि आगे वाले को बोलेंगे उतना एडवांस टैक्स भर के आ जा, या फिर उसको बोलेंगे तू मुझे पैसा दे और फिर मैं तुझे कार दूंगा, उससे पहले कार नहीं दूंगा। ऐसा सिस्टम यहां पे भी चलेगा। अब एक और चीज समझना, सर आप ये जो टैक्सेबल डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ बोनस है, तो जैसे अपन ने इस एग्जांपल में लिया था कि यहां पे ये बोनस जो मिला था माई 11 सर्कल से, तो ये टैक्सेबल डिपॉजिट है, ये नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट नहीं। बट क्वेश्चन ये आता है कि ये टैक्सेबल डिपॉजिट जो है, क्या ये क्लोजिंग बैलेंस में आएगा या नहीं आएगा? ये आपके क्लोजिंग बैलेंस में आएगा या नहीं आएगा? क्या इस पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? इन सिंपल वर्ड कि आपको जो ये बोनस मिला माई 11 सर्कल से, जो मैं यहां पे बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बड़ा ट्रिकी पॉइंट है कि ये जो बोनस है जो आपको मिला 10,000 का, ये बोनस क्या क्लोजिंग बैलेंस जो लिया आपने 72,000, इस क्लोजिंग बैलेंस में ये है या नहीं है? ये इंक्लूड होगा क्लोजिंग बैलेंस में या इंक्लूड नहीं होगा? इसको लेके क्लेरिफिकेशन है। इन्होंने बोला कि अगर मान लो तुम्हारा कोई भी बोनस है और वो बोनस विड्रॉवेबल बोनस नहीं है, मींस आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे माई 11 सर्कल पे आप अकाउंट बनाओ, आपको बोनस में 250 रुपया मिलेगा और वो विड्रॉवेबल बोनस नहीं है, अगर उसको विड्रॉ नहीं कर सकते तो बेटा उसको क्लोजिंग बैलेंस में नहीं लेना है। अगर उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते तो उसको आपको क्लोजिंग बैलेंस में नहीं लेना है, लेकिन अगर मान लो आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं तो उसको क्लोजिंग बैलेंस में लेना है। अगर आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं तो आप उसको क्लोजिंग बैलेंस में लेना है, अगर आप उसको विड्रॉ कर ही नहीं सकते तो उसको क्लोजिंग बैलेंस में नहीं लेना। जैसे बहुत बार एप्लीकेशन क्या करती है, हम आपको चलो 500 रुपया दे देते हैं, अब 500 रुपया देते हैं और इसको सिर्फ आप गेम खेलने में यूज कर सकते हैं, आप इसको सिर्फ गेम खेलने में यूज कर सकते हैं, आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। तो जब आप विड्रॉ नहीं कर सकते तो इसको क्लोजिंग बैलेंस में नहीं लेना है, क्योंकि हमको 31 मार्च पे क्लोजिंग बैलेंस पे भी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। कैसे करेंगे? इस साल के विड्रॉल कितने हैं, क्लोजिंग बैलेंस को ऐड करिए और माइनस क्या करिए, जितना डिपॉजिट हुआ था ओपनिंग बैलेंस को माइनस कर दीजिए। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसको क्लोजिंग बैलेंस में लेंगे या नहीं। तो बड़ा सिंपल है कि अगर ये जो बोनस मिला, क्या ये विड्रॉवेबल है या फिर ये सिर्फ गेम खेलने में यूज हो सकता है? अगर गेम खेलने में यूज होता है तो इसको फिर आप क्लोजिंग बैलेंस में नहीं लेंगे, बट अगर मान लो ये विड्रॉवेबल है तो आप इसको क्लोजिंग बैलेंस में लेंगे करके। ठीक है, तो देखिए यहां पे एक क्लैरिफिकेशन है, ये सीबीडीटी ने दिया है। देखिए क्या दे रखा है, इफ टैक्सेबल डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ द बोनस, अगर आपको बोनस मिलता है, रेफरल बोनस मिलता है, इंसेंटिव देते हैं ये लोग, कुछ प्रमोशनल मनी दे देते हैं, कुछ डिस्काउंट देते हैं, एंड सच डिपॉजिट कैन ओनली बी यूज फॉर प्लेइंग द ऑनलाइन गेम्स, सिर्फ आप इसको ऑनलाइन गेम्स प्ले करने में ही यूज कर सकते हैं, एंड नॉट फॉर विड्रॉल, अगर ये विड्रॉल के लिए नहीं है तो सच डिपॉजिट शैल बी इग्नोर फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द नेट विनिंग एंड शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द अमाउंट ऑफ द BCD इफ इन द फ्यूचर दे। यहां पे जब भी आप नेट विनिंग कैलकुलेट करोगे उसमें ये कंसिडर नहीं होगा करके। ठीक है, ये विड्रॉवेबल नहीं है, या आप विड्रॉ नहीं कर सकते, तो इन सिंपल वर्ड आपको ये क्लोजिंग बैलेंस में कंसिडर नहीं करना। लेकिन अगर मान लो ये तुम्हारा रिकैरेक्टराइज हो जाता है, आर रिकैरेक्टराइज एंड अलाउड टू बी विड्रॉ, अगर इसको विड्रॉ करने को मिल जाता है, then shall be deemed to be the taxable deposit at the time of such recharacterization and it shall be deemed that equivalent amount has been deposited in the user account at that time। so आप सिंपल सी चीज है, आप इतना ध्यान रखिए कि अगर मान लो आपका कोई डिपॉजिट हुआ, मींस आपको कोई बोनस वगैरह मिला, अब ये जो आपको बोनस मिलता है माई 11 सर्कल से, तो क्वेश्चन ये आता है कि जब ये बोनस मिलता है, बोनस जो मिलता है, तो सर एक बात बताओ, जब हम यहां पे नेट विनिंग कैलकुलेट करेंगे तो देखो बोनस का अमाउंट अल्टीमेटली आपके क्लोजिंग बैलेंस में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस है वो अपन लेंगे, तो क्लोजिंग बैलेंस में आपको नहीं लेना है। अगर ये जो अमाउंट है क्लोजिंग बैलेंस में आपको नहीं लेना है, अगर ये वाला जो अमाउंट है वो अमाउंट आप सिर्फ गेम खेलने में यूज करते हो,
लेकिन अगर आप इसको कैरेक्टराइज कर देते हो कि इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं इन फ्यूचर, जैसे कैरेक्टराइज हो गया कि नहीं नहीं अब तो विड्रॉवेबल बन गया, तो विड्रॉवेबल बन गया तो फिर आपके ये टैक्सेबिलिटी के लिए आ जाएगा, टीडीएस पर्पस के लिए उसको कंसिडर करेंगे। जैसे आपको पता है अपन ये एप्लीकेशन जो देख रहे थे प्रोबो वाला, अब ये प्रोबो वाले एप्लीकेशन पे ऐसा था, अगर आप देखोगे ना तो उसमें ऐसा दे रखा था कि आपका जो यहां पे दो तरह के बैलेंस थे, एक था प्रमोशनल बैलेंस करके, ठीक है, और एक तुम्हारा जो था वो तुम्हारा नॉर्मल बैलेंस था। तो जो तुम्हारा प्रमोशनल बैलेंस है, देखिए आप देखेंगे यहां पे दो तरह के बैलेंस थे, एक तुम्हारा नॉर्मल वाला बैलेंस और एक तुम्हारा प्रमोशनल बैलेंस। तो इन सिंपल वर्ड प्रमोशनल बैलेंस को अपने को कंसिडर नहीं करना, प्रमोशनल बैलेंस को अपने को कहीं कंसिडर नहीं करना अगर ये गेम खेलने में ही यूज होता है। बट अगर ये विड्रॉवेबल है, इसको अगर आप पैसे को विड्रॉ कर सकते हो तो फिर आपको कंसिडर करना पड़ेगा व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेट winning. You got my point or not? Yes. So this is the completion of this clarification. उसके बाद में अगला clarification आपका जो है that is related to कि अगर आपने लोन लेके पैसा डाला तो क्या उसको टैक्सेबल डिपॉजिट माना जाएगा, नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट? आपने टैक्स भरा हुआ पैसा नहीं, आपने किसी से लोन लिया, अरे मैंने लोन लेके अगर पैसा डाला है यहां पे तो भी वो नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट ही है ना। आप डिपॉजिट लेते टाइम आप उसको लेस करोगे, नेट विनिंग निकालते टाइम उसको लेस करोगे। तो देखिए क्या दे रखा है, if user borrows some money and deposit in the user account will be considered as taxable deposit or non taxable deposit। बेटा एक बात बताओ, आपने अगर पैसा उधार लेके आपने गेम खेल रहे हो, तो उधार लेके अगर आप ड्रीम 11 कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर केस में ये तुम्हारा नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट ही है, सीधी सी बात है। ये आपका डिपॉजिट है, आपने भाई लोन लिया है। आप ऐसा तो नहीं बोलोगे इस पे तो आपने टैक्स कहां भरा, इस पे लोन लिया है भाई, ये तो लेस होना चाहिए ना, इस पे थोड़ी टैक्स लगेगा। तो देखिए आंसर, for non-taxable deposit, it is necessary that amount deposited by the user is not taxable. That is, it is already taxed income. In case where user borrow the money and deposit in his user account, it shall be considered as a non-taxable deposit only. Now next part. गाइस इन्होंने एक क्लेरिफिकेशन ये दिया, इस वाला क्लेरिफिकेशन को इतना याद भी नहीं रखोगे तो चलेगा, कि जो छोटे छोटे विनिंग है, अगर कोई अकाउंट ऐसा है जिसका बेचारे का पूरे महीने में विड्रॉल 100 रुपए से कम है, 100 रुपए तक ही विड्रॉल होता है, तो उस पर टीडीएस नहीं काटना, उस पे टीडीएस नहीं काटना। ऐसा क्लेरिफिकेशन इन्होंने दिया कि अगर मान लो पूरे महीने का जो विड्रॉल है वो 100 रुपए से ज्यादा नहीं है, 100 से ज्यादा नहीं है, ऐसे छोटे छोटे लोग जो प्लेयर होते हैं उनके केस में टीडीएस नहीं काटना। तो देखिए क्या दे रखा है, in order to remove difficulty in deducting TDS for insignificant withdrawal, it is clarified that tax may not be deducted on withdrawal on the satisfaction of all the following condition। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो आपको टीडीएस नहीं काटना। कौन कौन सी तीन कंडीशन? पहला, नेट विनिंग कंप्राइज इन द अमाउंट विड्रॉ डज नॉट एक्सीड द 100 रुपीज इन अ मंथ, पूरे महीने में 100 रुपए से ज्यादा का विड्रॉल नहीं है। एंड दूसरा, tax not deducted on account of this concession is deducted at the time when the net winning comprise in the withdrawal exceed 100 in the same month or subsequent month, or if there is no such withdrawal at the end of the financial year। अगर मान लो बेटा यहां पे इन्होंने बोला कि अगर आगे जाके कभी किसी महीने में 100 रुपए से ज्यादा हो गया तो आप टीडीएस काट लोगे, जो पहले पे नहीं काटा था उस पे भी आप टीडीएस काट लोगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल, इस महीने में विड्रॉ सिर्फ 80 रुपए था तो टीडीएस नहीं कटेगा। अगले महीने में विड्रॉ मान लो यहां पे 150 हो गया, तो 150 मतलब 100 को क्रॉस कर दिया, तो जो पुराना नहीं काटा था उस पे भी टीडीएस काटना पड़ेगा। तो आप ये इंश्योर करोगे कि भैया आगे जाके अगर किसी महीने में 100 रुपए से ज्यादा का विड्रॉल हुआ तो उस केस में हम टीडीएस काट लेंगे। एंड लास्ट पार्ट, the deductor undertake responsibility by paying the difference if the balance in the user account at the time of deduction of TDS is not sufficient to discharge the tax deduction liability calculated। यहां पे जो डिडक्टर है वो इंश्योर करेगा कि भैया अगर मान लो कल उठ के ऐसा हुआ कि मैं 100 रुपए से नीचे के विड्रॉल पे टीडीएस नहीं काट रहा हूं, महीने में अगर 100 रुपए से कम का विड्रॉल हुआ, अब पहले महीने आपका 80 हुआ, दूसरे महीने आपका 80 हुआ, तीसरे महीने मान लो आपका फॉर एन एग्जांपल 110 हो गया, अब तो 110 में पूरे पे टीडीएस काटना पड़ेगा। अब मान लो टीडीएस काटने के लिए पैसा ही नहीं बचा आपके यूजर अकाउंट में, तो उस पर्टिकुलर केस में जो ऑर्गेनाइजर है, मतलब जो एप्लीकेशन वाला है, वो अपनी जेब से टीडीएस गवर्नमेंट को भरेगा। ऐसा उसने यहां पे लास्ट पॉइंट में बोला है कि देखो, द डिडक्टर अंडरटेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग द डिफरेंस इफ द बैलेंस इन द यूजर अकाउंट एट द टाइम ऑफ टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 194BA इज नॉट सफिशिएंट टू डिस्चार्ज द टैक्स डिडक्शन लायबिलिटी calculated। You got my point or not? Yes। So 194BA करके that is winning from online games। तो ऑनलाइन गेम से विनिंग होती है, उस पे टीडीएस कैसे करता है? पेयर एनी पर्सन, पे एनी पर्सन, रेट रहेगा 30%। लेकिन एक बात बताओ, ऑनलाइन विनिंग टैक्सेबल कितना होता है? तो टैक्सेबल के लिए हमको जाना पड़ेगा सेक्शन 115BBJ पे, और 115BBJ जो सेक्शन है वो कहां दे रखी है?
115 बीबीजे सेक्शन मैंने आपको उस टॉपिक में, जो पहला वाला टॉपिक था, उसमें भी ऐसा एक एग्जांपल लिखवा के कराया था, यहां पे भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। 115 बीबीजे क्या बोलती है कि आपकी ऑनलाइन विनिंग की नेट इनकम टैक्सेबल होगी, बट नेट इनकम कैसे निकालेंगे? तो आप एक काम करो ना, पहले इस साल में जितना आपने अपने यूजर अकाउंट से विड्रॉ किया है उस विड्रॉ की टोटल कर दो, जितना विड्रॉ किया उसकी टोटल कर दो, क्लोजिंग बैलेंस है उसको आप ऐड कर दो, और जितना आपने उस यूजर अकाउंट में डिपॉजिट किया है, ठीक है, नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट, एंड आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट और ओपनिंग बैलेंस, उसका एग्रीगेट करके आप लेस कर दीजिए। तो जो बचेगा वो तुम्हारी नेट विनिंग होगी, और नेट विनिंग पे आपको 30% की रेट से टैक्स लगेगा। और विनिंग के सामने जहां स्पेशल रेट से टैक्सेबल होता है ना, वहां पे आपको बेसिक एग्जेम्पशन के बेनिफिट नहीं मिलते। तो कोई भी विनिंग के सामने आपको बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब एक बात बताओ, यहां पे आप ऐसे कनेक्ट करके देखो कि अगर आपको कोई प्रमोशनल डिपॉजिट मिला था, प्रमोशनल या रेफरल या बोनस या वो मिला था, तो वो क्या हम यहां पे नेट विनिंग की इनकम निकालते टाइम कंसीडर करेंगे? आंसर इज, देखो, अगर वो प्रमोशनल बैलेंस सिर्फ गेम खेलने में यूज होता है, सिर्फ आप गेम खेलने में यूज कर रहे हो, तो आपको कहीं कंसीडर नहीं करना है, उसको अलग ही छोड़ देना है। उसको आपको नेट विनिंग कैलकुलेट करते टाइम आपको विड्रॉल या क्लोजिंग बैलेंस में नहीं लेना है, विड्रॉल या क्लोजिंग बैलेंस में आपको नहीं लेना है। वापस बोल रहा हूं, देखो, जो आपका अकाउंट रहेगा उस अकाउंट में जो प्रमोशनल बैलेंस रहेगा, ये जो प्रमोशनल बैलेंस को आपको अपनी नेट विनिंग कैलकुलेट करते टाइम कहीं कंसीडर नहीं करना। अब देखो, टैक्सेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ना तो इजीली समझेगा कि प्रमोशनल बैलेंस को हमको विड्रॉल या क्लोजिंग बैलेंस में नहीं लेना। तो आपको नेट विनिंग कैसे निकालते हैं? इस साल में जितना विड्रॉ किया उस एप्लीकेशन से, पैसा निकाला, और लास्ट में कितना बचा क्लोजिंग बैलेंस, उसको ऐड कर दो। जितना डिपॉजिट किया उस अकाउंट में और ओपनिंग बैलेंस कितना था, उन दोनों को टोटल को लेस कर दो। ध्यान रखना, प्रमोशनल बैलेंस से जो बोनस है, रेफरल वगैरह है, वो आपके विड्रॉल या क्लोजिंग बैलेंस में नहीं आएगा। अगर वो नहीं आएगा अगर तुम्हारा जो है वो गेम खेलने में यूज होता है। लेकिन अगर वो विड्रॉवेबल है, तो ऑब्वियसली जब आप विड्रॉ करोगे तब आपको विड्रॉल में आ जाएगा या फिर आपके क्लोजिंग बैलेंस में आ जाएगा। तो अगर विड्रॉवेबल है, अगर वो प्रमोशनल बैलेंस है वो विड्रॉवेबल है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप जब विड्रॉ करोगे उसमें आएगा, या फिर क्लोजिंग बैलेंस में फिर आपको उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। अब अपन बात करते हैं टीडीएस की। कैसे टीडीएस कब काटना है? बड़ा सिंपल है, टीडीएस कब काटना है तो देखो, टीडीएस काटना है हर विड्रॉ पे। जैसे ही आप विड्रॉ करोगे उस विड्रॉ पे एज वेल एज द लास्ट डे पे 31 मार्च को, दोनों टाइम पे आपको टीडीएस देखना है। अब हर विड्रॉ पे क्या होगा, तो जैसे ही आपने पहला विड्रॉ मारा तो पहले विड्रॉ पे आपने अमाउंट विड्रॉ कितना किया वो ले लीजिए, माइनस आपने डिपॉजिट कितना किया था वो माइनस कर दीजिए, एंड गाइस माइनस ओपनिंग बैलेंस कितना था वो माइनस कर दीजिए। जो बचेगा उस पे 30% टीडीएस काट लो। लेकिन अगर ये अमाउंट नेगेटिव आता है तो इस पे टीडीएस नहीं आएगा। लेकिन सबसीक्वेंट विड्रॉल हुआ तो सबसीक्वेंट विड्रॉल के टाइम पे आप देखिए टोटल एग्रीगेट विड्रॉल कितने हुए उस दिन तक, माइनस कर दीजिए। टोटल एग्रीगेट डिपॉजिट कितने थे वो माइनस कर दीजिए, और ओपनिंग बैलेंस कितना था वो भी आप माइनस कर दीजिए। जो बचेगा उस पे आप टीडीएस काट लीजिए। और अगर मान लो पहले ऑलरेडी टीडीएस किसी विड्रॉल पे कट चुका है, तो जिस अमाउंट पे टीडीएस कट चुका है वो भी आप माइनस कर दीजिए। लास्ट वाला एग्जांपल यह है कि 31 मार्च को क्या होगा, तो 31 मार्च को आपके एग्रीगेट टोटल विड्रॉल कितने हैं वो लीजिए, क्लोजिंग बैलेंस कितना है वो ऐड करिए। अब देखो, क्लोजिंग बैलेंस में अगर वो रेफरल बोनस है और वो सिर्फ यूज होता है, उसमें किसमें यूज होता है, गेम खेलने में, तो उसको इंक्लूड नहीं करना। तो आपके जितने टोटल विड्रॉल है वो लीजिए, उसमें आपका क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस है उसको ऐड कर दीजिए। इस साल में टोटल डिपॉजिट्स कितने थे वो आप ले लीजिए, एंड गाइस आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था वो लेस कर दीजिए, और पहले जिस पे टीडीएस कट चुका है उस अमाउंट को भी लेस कर दीजिए। जो बचेगा उसमें 30% की रेट से आप टीडीएस काट लीजिए। जो बचेगा उस पे 30% की रेट से आप टीडीएस काट लीजिए। दिस इज ऑल अबाउट द समरी जो मैंने आपको बताया। अगर मान लो अगर कार वगैरह मिल जाता है तो उस पे भी टीडीएस कटेगा। आंसर इज यस। ये माना जाएगा कि ये तुम्हारा टैक्सेबल डिपॉजिट है, मतलब आपके डिपॉजिट में नहीं आएगा, सीधा ये विड्रॉल में आएगा, और बेटा विड्रॉल में आएगा तो उस पे टीडीएस कट जाएगा करके, ठीक है। चलिए, आपने अगर पैसा कहीं से उधार लेके डाला तो कोई बात नहीं, वो नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट ही माना जाएगा, आपका डिपॉजिट में आएगा। डिपॉजिट लेस होता है, विड्रॉल है वो उसमें से डिपॉजिट को अपन लेस करते हैं। चलिए डन। सेक्शन चालू कर रहे हैं, और वो सेक्शन कौन सी है तो आप ऐसे याद रखोगे, एक सेक्शन होती है जिसका नाम है 206C सब सेक्शन 1G, सब सेक्शन 1G, 1F फरारी गाड़ी वाला, ठीक है। 1G, 1G क्या बोलता है समझने की कोशिश करना। ऑल पीपल पे अटेंशन, आप समझने की कोशिश करना। लॉ मेकर्स ये बोलते हैं 1G में
कि आपको पता है अपन इंडिया से बाहर पैसा भेज सकते हैं। इंडिया से बाहर एक पैसा भेजने की एक लिमिट होती है। आपने कभी सुना एलआरएस स्कीम के बारे में? एलआरएस स्कीम के बारे में सुना? एलआरएस का मतलब होता है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम ऑफ द आरबीआई, और आरबीआई का एलआरएस स्कीम है, उसमें इंडिया से बाहर कितना पैसा भेज सकते हैं हर साल पता है आपको? एलआरएस लिमिट, एलआरएस लिमिट इन इंडिया $250,000। इंडिया में आरबीआई की ये वेबसाइट है, और आरबीआई की वेबसाइट पे दे रखा है कि एलआरएस में देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेमिटेंस, हाउएवर द टोटल अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज परचेज और रेमिटेड थ्रू ऑल सोर्सेज इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर शुड बी विद इन द कम्युलेटिव लिमिट ऑफ द यूएसडी 250,000। एक बात समझना, यूएसडी 250,000 है, वो $250,000 जो है वो आप इंडिया के बाहर भेज सकते हैं एक साल में। मींस मैक्सिमम लिमिट जो है वो आपके लिए है $250,000 एज पर द आरबीआई। ये आरबीआई की वेबसाइट पे मैं हूं, और ये आरबीआई की वेबसाइट पे बता रखा है एलआरएस क्या होता है। एलआरएस का मतलब होता है इंडिया के बाहर आप पैसा कितना, जैसे मान लो मैंने सोचा मैं दुबई में फ्लैट खरीदूंगा, मैंने सोचा कि मैं दुबई में फ्लैट खरीदूंगा, दुबई में फ्लैट खरीदूंगा, तो दुबई में फ्लैट खरीदने के लिए मुझे इंडिया से पैसा भेजना पड़ेगा। तो मैं एक साल में कितना भेज सकता हूं? $250,000। अगर आप $250,000 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम्स टू अप्रॉक्स कितना आता है? 2 करोड़ के आसपास आता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि एवरी ईयर इंडिया से आप 2.07 करोड़ अगर आप परफेक्टली आज की रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 करोड़ के करीब आप इंडिया के बाहर भेज सकते हैं। आप बहुत बार सोचते होंगे चलो एप्पल के शेयर खरीद लेते हैं, अपन लोग है वो एप्पल के शेयर खरीद लेते हैं, टेस्ला के शेयर खरीद लेते हैं, तो एक साल में कितना पैसा इंडिया के बाहर भेज सकते हैं पता है? दैट इज द $250,000। अब एक बात समझना, ये सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए एंड ट्रैक करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक सेक्शन लाई 206C सबसेक्शन 1G। और 206C सबसेक्शन 1G क्या बोलता है? इधर देखना, अब आपका ध्यान इधर होना चाहिए, आप बुक में कहीं पे भी नहीं देखोगे, ठीक है? इधर देखो, इन्होंने क्या किया, पहले ये सेक्शन क्या बोलती थी, इस साल से कुछ अमेंडमेंट्स है, वो अमेंडमेंट्स क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ये सेक्शन बोलती है कि अगर कोई भी ऑथोराइज्ड डीलर है, अगर कोई भी ऑथोराइज्ड डीलर है, ऑथोराइज्ड डीलर का मतलब जिसके थ्रू आप इंडिया के बाहर पैसा भेजते हो। एग्जांपल के लिए जितने भी बैंक है वो सब ऑथोराइज्ड डीलर है। जितने भी बैंक है, जैसे कोटक के थ्रू आप इंडिया के बाहर पैसा भेज सकते हो, आईसीआईसीआई के थ्रू भेज सकते हो, किसी के भी थ्रू भी भेज सकते हो, तो जिसके थ्रू आप इंडिया के बाहर रेमिटेंस कर सकते हो दैट इज कॉल्ड योर ऑथोराइज्ड डीलर। तो किसी भी ऑथोराइज्ड डीलर के थ्रू अगर कोई भी पर्सन है, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन है, वो इंडिया के बाहर पैसा भेजता है, और इंडिया के बाहर अगर वो 7 लाख रुपीज पर एनम से ज्यादा भेजता है, 7 लाख रुपीज पर एनम से ज्यादा पैसा भेजता है इंडिया के बाहर, तो उस पर्टिकुलर केस में बेटा इन एक्सेस ऑफ 7 लाख मींस 7 लाख से जितना ज्यादा रहेगा उस पे 5% की रेट से टीसीएस आएगा। ये लॉ में सेक्शन पहले से थी करके। तो देखो इस बार अमेंडमेंट क्या हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, अगर कोई ऑथोराइज्ड डीलर है और ऑथोराइज्ड डीलर के थ्रू कोई भी पर्सन है वो इंडिया के बाहर पैसा भेजता है अंडर द एलआरएस स्कीम, जैसे इंडिया के बाहर आप शेयर खरीदने के लिए पैसा भेज रहे हो, इंडिया के बाहर है वो आप कोई ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, इंडिया के बाहर एजुकेशन के लिए जा रहे हो, किसी भी पर्पस के लिए इंडिया के बाहर, या मकान खरीदने के लिए आप इंडिया के बाहर पैसा भेजते हो। सो अंडर एलआरएस स्कीम आप अगर इंडिया के बाहर 7 लाख पर एनम से ज्यादा भेजते हैं तो जो इन एक्सेस ऑफ 7 लाख है ना उस पे 5% की रेट से टीसीएस आएगा। इन एक्सेस ऑफ 7 लाख है उस पे आपका 5% की रेट से टीसीएस आएगा। तो आपका टीसीएस 5% इन एक्सेस ऑफ 7 लाख। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने क्या किया लास्ट ईयर, ये मिस्टर बीबी है और मैंने क्या किया ऑथोराइज्ड डीलर के थ्रू, फॉर एन एग्जांपल मैंने पैसा भेजा इंडिया के बाहर, मैंने पैसा भेजा इंडिया के बाहर, दुबई मैंने पैसा भेजा और दुबई में मुझे कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी थी, फॉर एन एग्जांपल मैंने वहां पे 1 करोड़ रुपया भेजा। तो 1 करोड़ रुपया भेजा तो उसमें से 7 लाख पे टीसीएस नहीं आएगा, 7 लाख पे मुझे कोई टीसीएस नहीं देना, बट 7 लाख के ऊपर जो 93 लाख रहेगा उस पे बेटा 5% की रेट से मुझे टीसीएस देना पड़ेगा। 5% की रेट से मुझे टीसीएस देना पड़ेगा। मिस ऑथोराइज्ड डीलर है वो मेरे से 5% की रेट से टीसीएस कलेक्ट करेगा। यहां पे इन एक्सेस ऑफ 7 लाख है वो आपका टीसीएस आ रहा है 5% की रेट से। लेकिन एक चीज समझना, इस साल एक अमेंडमेंट हुआ और अमेंडमेंट ये हुआ
कि बेटा इस जो रेट थी ना 5% की रेट, इस 5% की रेट को इन्होंने बढ़ा के और ज्यादा कर दिया और इन्होंने बोला कि अगर आप 1 अक्टूबर या 2023 इस डेट या उसके बाद में पैसा भेजते हो, देखो डेट को याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसी साल से इन बिटवीन से अमेंडमेंट है, 6 महीने मतलब अक्टूबर से। तो अगर आप 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद में आप पैसा भेजते हो इंडिया के बाहर, और उसमें ध्यान रखना है कि वो पैसा किस लिए भेज रहे हो। पहली चीज, वो जो पैसा है वो पैसा आप किस लिए भेज रहे हो। अगर वो पैसा आप भेज रहे हो एजुकेशन पर्पस के लिए, जैसे आपका बेटा कहीं फॉरेन में पढ़ता है, या फिर वो पैसा आपका मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज होने वाला है, मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज होने वाला है, तो एजुकेशन या मेडिकल के लिए है तो यहां पे बेटा रेट आपकी 5% ही रहेगी। लेकिन अगर मान लो वो पैसा किसी अदर पर्पस के लिए आप इंडिया के बाहर भेज रहे हो, अदर पर्पस के लिए भेज रहे हो, तो यहां पे टीसीएस की रेट को इन्होंने 20% कर दिया है। यहां पे टीसीएस की रेट है उसको 20% कर दिया। मतलब कुल मिला के एक बात बताओ, मोदी जी चाहते हैं इंडिया के बाहर पैसा भेजो ही ना। आप सोचिए, अगर मुझे आज 1 करोड़ रुपया इंडिया के बाहर भेजना है, तो 1 करोड़ इंडिया के बाहर भेजना है तो उस पे मुझे 20 लाख रुपीस गवर्नमेंट को एज ए टीसीएस अभी पे करना पड़ेगा। फिर मैं ऑब्वियसली रिटर्न फाइल करते टाइम वगैरह उसका क्रेडिट ले लूंगा, बट 20% की रेट से टीसीएस है वो कलेक्ट होगा अगर आपका 7 लाख से ज्यादा है तो इन सिंपल वर्ड में आपको बताऊं, देखिए ये सेक्शन क्या बोलती है। ये सेक्शन बोलती है कि किसी ऑथोराइज डीलर के थ्रू आप 7 लाख पर एनम से ज्यादा कोई भी पर्सन है वो इंडिया के बाहर रेमिट कर रहा है अंडर द एलआरएस स्कीम ऑफ द आरबीआई, और 7 लाख से ऊपर है तो इन एक्सेस ऑफ 7 लाख 5% की रेट से टीसीएस आएगा। लेकिन बेटा यहां पे एक अमेंडमेंट हुआ और इन्होंने बोला कि 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद में अगर आप एलआरएस के थ्रू पैसा, एलआरएस में पैसा भेज रहे हो, अगर वो एजुकेशनल या मेडिकल पर्पस है, एजुकेशनल या मेडिकल पर्पस है, एजुकेशनल और मेडिकल पर्पस है, तो यहां पे आपका 5% की रेट से टीसीएस आएगा। लेकिन उसको छोड़ के किसी दूसरे पर्पस के लिए अगर मान लो आपका एलआरएस जो रेमिटेंस हो रहा है उसमें आपका 20% की रेट से टीसीएस आएगा। अगर अदर पर्पस है तो उस पे बाबू 20% की रेट से टीसीएस आएगा, बट ऑब्वियसली 7 लाख के ऊपर वाले पे, 7 लाख के ऊपर वाले पे इन दिस 7 लाख रुपए 7 लाख पे टीसीएस नहीं आएगा। यहां पे भी अब जहां 20% लग रहा है उसमें भी 7 लाख तक नहीं आएगा। जैसे मैं आज की डेट में बात करता हूं, आज मैं 1 अक्टूबर 2023 के बाद में आ गया। आज एक बात बताओ, आज मैं दुबई में फ्लैट खरीदता हूं, तो आज अगर मैं दुबई में फ्लैट खरीदता हूं 1 करोड़ रुपया बाहर भेजता हूं तो 7 लाख पे कोई टीसीएस नहीं आएगा। 7 लाख के ऊपर वाला कितना है, 93 लाख, 93 लाख पे 20% की रेट से टीसीएस आएगा। 93 लाख पे 20% की रेट से टीसीएस आएगा। लेकिन एक बात बताओ, मैं बीमार हो गया और मान लो इंडिया के बाहर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हूं, आज जा रहा हूं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हूं, 20 लाख रुपए इंडिया के बाहर भेजना पड़ा, तो बेटा 5% का रेट लगेगा। 7 लाख तक कोई टीसीएस नहीं आएगा, 7 लाख के ऊपर जो है वो आपका टीसीएस आएगा एट द रेट 5%। तो इन सिंपल वर्ड आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि देखिए पहले तो क्या था, 30 सितंबर 2023 तक ऐसा था कि 7 लाख के ऊपर किसी भी पर्पस के लिए इंडिया के बाहर पैसा भेजते हैं 5% का टीसीएस था, कोई भी पर्पस हो। लेकिन 1 अक्टूबर 2023 से निर्मला सीतारमण जी ने अमेंडमेंट कर दिया और बोला 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद अगर आप एजुकेशनल पर्पस, मेडिकल पर्पस के लिए जा रहे हो और पैसा भेज रहे हो तो 5%। इसके अलावा अगर कोई आप फॉरेन रेमिटेंस कर रहे हो तो उसमें 20% की रेट से गवर्नमेंट है वो टीसीएस, गवर्नमेंट नहीं सॉरी ऑथोराइज डीलर है वो टीसीएस कलेक्ट करेगा और वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को पे कर देगा करके। ठीक है, चलिए अब आप एक चीज समझना, यहां पे एक चीज का उन्होंने एक्सेप्शन डाल रखा है कि अगर आप इंडिया के बाहर पैसा भेज रहे हो और वो पैसा आपने एजुकेशनल लोन ले रखा है वो भेज रहे हैं, मींस आपने क्या किया, अगर एजुकेशनल लोन ले रखा है और एजुकेशनल लोन ले रखा है और वो लोन का पैसा अगर आप इंडिया के बाहर भेजते हो, एजुकेशनल लोन का पैसा है वो आप इंडिया के बाहर भेज रहे हो, एजुकेशनल लोन का पैसा इंडिया के बाहर भेज रहे हो, तो वहां पे टीसीएस है वो 5% की रेट से नहीं आएगा, वहां पे टीसीएस सिर्फ 0.5% की रेट से आएगा। वापस बोल रहा हूं, अगर आपने एजुकेशनल लोन लिया, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो मेरा बेटा है वो मान लो फॉरेन में पढ़ता है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, मेरा बेटा फॉरेन में पढ़ रहा है, अब अगर मैंने मेरे खुद के पास से पैसा भेज दिया,
खुद का पैसा भेजा तो 5% की रेट से टीसीएस, 5% की रेट से टीसीएस। लेकिन अगर मैंने क्या किया, मैंने आईसीआईसीआई बैंक से एजुकेशनल लोन लिया और वो एजुकेशनल लोन का पैसा इंडिया के बाहर भेजा, अगर एजुकेशनल लोन का पैसा अगर मैंने इंडिया के बाहर भेजा तो बाबूजी यहां पे 0.5% की रेट से आपका टीसीएस आएगा। अगर एजुकेशनल लोन का पैसा जो है, वो एजुकेशनल लोन का पैसा अगर मैंने इंडिया के बाहर भेजा तो सिर्फ 0.5% की रेट से टीसीएस आएगा, और बड़ा लॉजिकल है करके, ठीक है। नहीं तो क्या होगा ना, एक बात बताओ, अगर यहां पे 5% आपको अपनी जेब से टीसीएस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा तो ये तो गलत। एक तो आप लोन ले रहे हो बैंक से, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेके, और एजुकेशनल लोन है, और वो पैसा अगर आप इंडिया के बाहर भेज रहे हो तो उस पर्टिकुलर केस में बाबूजी यहां पे आपका 0.5% है, वहीं टीसीएस आएगा। यहां 5% आया तो बेचारा एसएससी रो लेगा। एक तो वो लोन ले रहा है और लोन का पैसा इंडिया के बाहर भेज रहा है, उस पर तुम 5% टीसीएस और कलेक्ट कर रहे हो अभी, जो उसको क्रेडिट मिलेगा आपके असेसमेंट ईयर में जाके, जब वो रिटर्न फाइल करेगा तब तक। अरे उसके पास मतलब पैसा है कहां करके, वो बेचारा लोन ले रहा है और उसमें तुम 5% टीसीएस ले लोगे, तो वो तो गलत है ना। तो इसके लिए इन्होंने बोला कि अगर एजुकेशनल लोन है जो कि 80E में डिफाइन है, एजुकेशनल लोन का मतलब जो हायर एजुकेशन के लिए होता है। हायर एजुकेशन का मतलब होता है कि अगर मान लो आपका हायर एजुकेशन मतलब 12th के बाद का कोई भी कोर्स होता है जिसको बोला जाता है हायर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन के लिए आपने कोई बैंक से लोन निकाला और वो वाला लोन, अगर वो वाला पैसा इंडिया के बाहर भेजा तो सिर्फ 0.5% की रेट से टीसीएस आएगा। बड़ा सिंपल है कि 7 लाख तक टीसीएस नहीं आएगा इस सेक्शन में। इस वाले कंपोनेंट में कहीं पे भी 7 लाख तक के अमाउंट पे टीसीएस नहीं आएगा। 7 लाख के जो ऊपर वाला रहेगा उस पे ही आपका 5%, 20% या 0.5% आएगा। चलिए मैं इसको एक बार जो पढ़ा है उसको क्विकली रिवाइज करा रहा हूं, समझने की कोशिश करना करके, ठीक है, समझने की कोशिश करना। सबसे पहली चीज, सेक्शन हम पढ़ रहे हैं 206C सब सेक्शन 1G। 1G को याद रखना है ग्लोबल नाम से। क्या नाम से? ग्लोबल, या फिर इसको घूमने जाना रखना है, क्योंकि घूमने जाने से रिलेटेड एक पॉइंट अभी है थोड़ी देर के बाद। इन्होंने देखो क्या बोला कि अगर कोई भी पर्सन है वो ऑथोराइज डीलर के थ्रू इंडिया के बाहर पैसा भेज रहा है अंडर द LRS स्कीम, और वो पैसा भेज रहा है वो 7 लाख रुपीज से ज्यादा है, तो अगर 7 लाख रुपीज से ज्यादा है तो इन एक्सेस ऑफ 7 लाख 5% की रेट से टीसीएस आएगा। लेकिन अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट एप्लीकेबल है 1 अक्टूबर 2023 से, और वो अमेंडमेंट ये बोलता है कि 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद में आप इंडिया के बाहर पैसा भेज रहे हैं, और इंडिया के बाहर अगर एजुकेशनल या मेडिकल पर्पस के लिए भेज रहे हैं तो आपका 5% ही टीसीएस रहेगा। लेकिन किसी अदर पर्पस के लिए भेज रहे तो 20% टीसीएस होगा, बट टीसीएस ऑब्वियसली आपका 7 लाख के ऊपर वाले कंपोनेंट पे आएगा। अगर आपने पैसा एजुकेशनल लोन वाला लिया है और वो एजुकेशनल लोन निकाल के और वो पैसा बाहर भेजा है तो उसमें आपका 0.5% की रेट से टीसीएस आएगा। अब एक और चीज समझना, ये सेक्शन का एक और कंपोनेंट ये बोलता है कि अगर मान लो आप क्या करते हैं, किसी पर्सन से, कोई भी सेलर है और वो सेलर से कोई भी पर्सन है, एनी पर्सन, अगर आप उससे ओटीपीपी खरीदते हैं, ओटीपीपी का मतलब होता है ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम। अगर आप पैकेज खरीदते, घूमने जाने के लिए पैकेज खरीदते हैं ना, जैसे आप लोगों ने सोचा हनीमून जाएंगे और हनीमून के लिए आपने मालदीव्स का पैकेज खरीदा, या फिर हनीमून के लिए आपने सोचा कि हम बाली सिंगापुर जाएंगे तो बाली सिंगापुर का पैकेज खरीदा, दैट इज कॉल्ड ओटीपीपी। ओटीपीपी मींस ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम। ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम अगर आप ओटीपीपी खरीदते हैं, तो अगर आप ओटीपीपी खरीदते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा ना बेटा, पहले यहां पे टीसीएस का रेट है वो हुआ करता था 5%। यहां पे कोई लिमिट नहीं है। जैसे आपने ओटीपीपी 2 लाख का खरीदा तो भी टीसीएस आएगा, 3 लाख का खरीदा तो भी टीसीएस आएगा। एंड यहां पे रेट को बढ़ा के कर दिया इन्होंने 1 अक्टूबर 2023 से, यहां टीसीएस की रेट को बढ़ा के कर दिया 20%। तो अगर आप किसी से ओटीपीपी खरीदते, एग्जांपल के लिए ले लेता हूं, मान लो फॉर एन एग्जांपल एक सेलर है जिसका नाम है मेक माई ट्रिप, और मेक माई ट्रिप से बीबी सर ने फॉर एन एग्जांपल यहां पे ओटीपीपी खरीदा, तो मेक माई ट्रिप से अगर हमने ओटीपीपी खरीदा तो उस पर्टिकुलर केस में 5% की रेट से टीसीएस आएगा। ओटीपीपी का मतलब होता है कि अगर आप ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम खरीदते हो, मींस पैकेज खरीदते हो, अगर आपने सिर्फ फ्लाइट बुक कराई है तो नहीं लगेगा टीसीएस, या सिर्फ होटल बुक कराई है तो नहीं लगेगा, लेकिन आपने सब ज्वाइंट कराया। पैकेज किसको बोलते हैं बताए, कि जिसमें आपका ट्रेवलिंग का, बोर्डिंग का, लॉजिंग का जितना भी खर्चा कभी कभी होता है घूमने का, वो सब आपको वो कंपनी मैनेज करती है।
और आप पैकेज खरीदते हो तो इस पर्टिकुलर केस में आपका टीसीएस अब 20% की रेट से आएगा। पहले ये टीसीएस 5% की रेट से था, बट 1 अक्टूबर 2023 से यहां पे टीसीएस की रेट 20% बढ़ा दी गई है। तो आजकल आप देखोगे बहुत बार पैकेज ही बिकने कम हो गए हैं, पैकेज अब नहीं बिकते, अब लोग क्या करते हैं, अलग अलग बुक कराते हैं। फ्लाइट अलग बुक कराई जाती है, होटल अलग बुक कराई जाती है, पैकेज नहीं बिकता। 20% का टीसीएस रेट डाल दिया। अब 20% आपका पैसा है वो अभी ब्लॉक हो जाएगा। अगर आप पैकेज खरीदते हो तो 20% आपका पैसा है वो ब्लॉक हो जाएगा, 20% की रेट से टीसीएस आएगा। तो इसको आप इस सेक्शन को ऐसे याद रख सकते हैं, ग्लोबल में पैसा भेजना या घूमने जाना करके। तो 2061G ग्लोबल पैसा भेजना या घूमने जाना, ग्लोबल पैसा भेजना या घूमने जाना। तो यहां पे दो पार्ट है, एक तो इंडिया के बाहर आप कोई पैसा भेजते हो किसी भी पर्पस के लिए वो वाला, और दूसरा है अगर आप ओटीपीपी खरीदते हो तो उस पर्टिकुलर केस में आपका यहां पे टीसीएस है वो टीसीएस आएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलिए अब आप एक काम करिए, आ जाइए आपकी बुक में, और आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। चलिए सब लोग ऑन द पेज नंबर, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने बनाए हैं इस वाले अमेंडमेंट से रिलेटेड। देखिए 206C सबसेक्शन 1G घूमने जाना ग्लोबली, ऐसा याद रख सकते हैं आप। पहला पॉइंट, रेमिटेंस ऑफ मनी मोर देन 7 लाख अंडर द लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम ऑफ द आरबीआई। अगर आरबीआई की एलआरएस स्कीम में आप इंडिया के बाहर पैसा भेजते हैं तो जो इंडिया के पर्सन रहते हैं वो इंडिया के बाहर पैसा कितना भेज सकते हैं, हर साल का 2 करोड़ का एक लिमिट है। बाहर आप घर खरीदने के लिए, बाहर आप कुछ और पर्पज के लिए वगैरह भेज सकते हैं। एजुकेशनल और मेडिकल पर्पस के लिए है तो हमेशा आपको 5% की रेट से टीसीएस आएगा इन एक्सेस ऑफ द 7 लाख। कलेक्टर कौन होगा, ऑथोराइज डीलर कलेक्ट करेगा। एंड अगर अदर पर्पस के लिए है तो पहले यहां पे रेट 5% ऑफ अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7 लाख था, लेकिन बेटा 20% का रेट हो गया है 1 अक्टूबर 2023 से। सेल ऑफ ओटीपीपी अगर आप करते हैं तो 5% को सेल वैल्यू पहले था, लेकिन बेटा अब इसकी रेट है वो 20% हो गई है। यहां पे सॉरी मैंने एक चीज गलत कर दी बताते टाइम। मैंने आपको क्या बताया, पहले ऐसा था कि पहले कैसा था ना कि ओटीपीपी के केस में 5% सेल वैल्यू का था। अब इन्होंने क्या किया, इस बार एक अमेंडमेंट किया 1 अक्टूबर से, और 1 अक्टूबर से क्या किया, यहां एक 7 लाख की लिमिट डाली और बोला 7 लाख तक के पैकेज पे 5%, और अगर 7 लाख के ऊपर वाला पैकेज है तो उसके ऊपर वाले पे आपका जो है वो 20%। तो ओटीपीपी के केस में यहां पे एक चीज समझने की कोशिश करना, मैंने आपको बोला कि ओटीपीपी के केस में क्या है, पहले क्या था, टीसीएस का रेट है वो था 5%, कितना भी पैकेज का वैल्यू हो, मींस 10 लाख 15 लाख कितना भी पैकेज का वैल्यू हो, 2 लाख 1 लाख 5%। अब इन्होंने क्या किया पता है, अब इन्होंने यहां पे रेट को ऐसे कर दिया कि अगर मान लो आपका जो पैकेज है वो अप टू 7 लाख तक का है तो उस पे तो 5% टीसीएस, लेकिन 7 लाख से ऊपर वाला पैकेज है तो 7 लाख के ऊपर वाले पैकेज पे जो है वो आपका रहेगा 20% की रेट से टीसीएस। मींस 7 लाख तक पे 5%, 7 लाख के ऊपर वाले पे आपका 20% की रेट से टीसीएस आएगा। मैंने एग्जांपल लिया है, उस एग्जांपल से अपन समझने की कोशिश करेंगे। मैंने यहां पे एग्जांपल लिए हैं बहुत सारे। तो देखिए क्या दे रखा है, पहले जो इसकी रेट थी 5% ऑफ सेल वैल्यू था, लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 अप टू 7 लाख 5% टीसीएस, और 7 लाख के ऊपर वाले अबोव 7 लाख पे है वो आपका 20% की रेट से टीसीएस आएगा। अब यहां पे कुछ एडिशनल पॉइंट दे रखे हैं कि टीसीएस नहीं आएगा कब, अगर टीडीएस ऑलरेडी डिडक्टेड अंडर एनी सेक्शन, किसी सेक्शन में अगर टीडीएस कट गया है तो टीसीएस नहीं आएगा। अगर किसी सेक्शन में टीडीएस कट चुका है बेटा तो टीसीएस नहीं आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल क्या लिया, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि अगर आप में से किसी ने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक ला ली तो मैं आपको भेजने वाला हूं सिंगापुर। अगर आप में से किसी ने फर्स्ट रैंक ला ली तो मैं आपको भेजने वाला हूं सिंगापुर। अब मान लो आप में से किसी बंदे की फर्स्ट रैंक आ गई, तो बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया, बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड ने आपके लिए एक सिंगापुर पैकेज बुक कराया। किससे पता है, मेक माई ट्रिप से। तो मेक माई ट्रिप से हमने सिंगापुर पैकेज बुक कराया और उस पे हमने 194C में टीडीएस काट लिया, बिकॉज इट इज अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड अदर देन रेलवे, कॉन्ट्रैक्ट है ये। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है और हमने उस पे टीडीएस काट लिया तो बाबू फिर उस पे टीसीएस नहीं आएगा। अगर हम मेक माई ट्रिप का टीडीएस काट लेते तो यहां पे आपका टीसीएस है वो नहीं आएगा, यहां पे आपका टीसीएस नहीं आएगा। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या होता है कि अगर आपका टीडीएस कट चुका है तो वहां पे आपका टीसीएस नहीं आएगा। इस सेक्शन में क्लेरिफाई किया। एग्जांपल जैसा मैंने बोला कि मैंने क्या किया, एक पैकेज बुक किया
ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 के लिए, तीनों के लिए मान लो, ठीक है, तीनों के लिए बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक पैकेज बुक किया मेक माई ट्रिप से, और मेक माई ट्रिप का हमने 194C में टीडीएस काट लिया। तो जब हमने 194C में टीडीएस काट लिया है तो यहां पे टीसीएस नहीं आएगा। आगे देखिए क्या दे रखा है, अगर कोई बायर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, लेगेशन, कॉन्सुलेट, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन या लोकल अथॉरिटी, ये अगर बायर है तो टीसीएस नहीं आएगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, इन्होंने पैकेज बुक कराया, मोदी जी कहीं घूमने का पैकेज बुक करा लिया, या लोकल अथॉरिटी जो बीएमसी वगैरह होती है, म्युनिसिपैलिटी, उन्होंने अपने लोगों को कहीं घूमने भेज दिया, इन्होंने इंडिया के बाहर पैसा भेजा, तो यहां टीसीएस नहीं आएगा। एज वेल एज द कोई नॉन रेजिडेंट अगर इंडिया में विजिट करता है और वो पैकेज खरीदता है तो क्या वो टीसीएस आएगा? वहां पे आंसर इज नो। अगर कोई नॉन रेजिडेंट है बेटा और वो नॉन रेजिडेंट बेटा इंडिया विजिट करता है और वो इंडिया में विजिट करते टाइम अगर कोई पैकेज वगैरह खरीदता है तो वहां पे टीसीएस नहीं आएगा। अगर वो ओटीपीपी खरीदा किसी नॉन रेजिडेंट ने जो इंडिया में विजिट करता है, विजिट करने के बाद मान लो वापस फॉरेन भी तो जाएगा, तो फॉरेन जाने के लिए उसने वापस पैकेज खरीदा, या इंडिया आने के बाद फिर इंडिया के बाद उसने सोचा वो मालदीव जाएगा, थाईलैंड जाएगा और वहां पे उसने पैकेज खरीदा, तो यहां पे टीसीएस नहीं आएगा करके, ठीक है। चलिए आगे क्या दे रखा है, In case of the LRS, if remitted amount is out of the educational loan referred under section 80E, that is higher education के लिए लोन लिया, taken from financial institution, then TCS rate is 0.5% instead of the 5%. OTPP किसको बोलते हैं? OTPP means any tour package which offer visit to the country or countries or territories outside India, including expenses for travel or hotel stay or boarding or lodging or any other expenditure of similar nature in relation to thereto। मिस कुल मिला के आपका पैकेज जो खरीदते हो उसको बोलते हैं ओटीपीपी। अब एक बात समझना है, क्लेरिफिकेशन नंबर 4 है, वो ये बोलता है कि ऑथोराइज्ड डीलर शेल नॉट कलेक्ट टीसीएस ऑन द अमाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच टीसीएस हैज बीन कलेक्टेड बाय द सेलर। अब एक बात बताओ, अगर आप पैकेज बेच रहे हो तो पैकेज में भी तो क्या होता है, बहुत बार पैसा इंडिया के बाहर भेजना है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक मैं एग्जाम्पल लेता हूं, इधर देखो, एक बार में समझ लेना, इधर देखना। जैसे मान लो एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीबी, एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीबी, मैंने एक पैकेज खरीदना है और मैंने ये पैकेज खरीदा, मैंने सोचा आपके बैच के बाद तो कम से कम मुझे 2 महीने का छुट्टी चाहिए, तब जाके जो है मेरा सब सेटअप होगा छुट्टी वाला काम। अब एक बात समझना, मैंने क्या किया, एक एमएमटी से पैकेज खरीदा, मेक माई ट्रिप से, और मेक माई ट्रिप से पैकेज खरीदा 25 लाख रुपए का, इतना बड़ा पैकेज खरीदा, ओटीपीपी खरीदा, मैंने बोला मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊंगा, 25 लाख का पैकेज खरीदा। अब हुआ क्या, इस 25 लाख के पैकेज में हमारा ऐसा अरेंजमेंट है, मैंने उनको बोला कि इस 25 लाख में से मुझे है ना 10 लाख रुपए बाहर फॉरेन करेंसी भी चाहिए। मैं जब फॉरेन जाऊंगा तो वहां मुझे खर्च करने के लिए भी तो पैसा चाहिए, मुझे वहां पे खर्च करने के लिए भी तो पैसा चाहिए, तो मेरे को खर्च करने के लिए पैसा चाहिए। तो एमएमटी ने बोला ठीक है सर, आप एक काम करो, आप हमको 25 लाख दीजिए, हम आपको पैकेज में फ्लाइट देंगे। तो इन्होंने मुझे पैकेज में क्या क्या दिया, एक तो फ्लाइट दिया, एक इन्होंने जो है वहां अकोमोडेशन बना के दिया, एज वेल एज वहां पे उन्होंने मुझे कुछ पैसा भी दिया कि आपको 10 लाख रुपए वहां फॉरेन में खर्च करने के लिए मिलेगा। अब एक बात बताओ, इसमें भी तो कुछ ना कुछ मैं पैसा इंडिया के बाहर रेमिट कर रहा हूं, तो इंडिया के बाहर रेमिट कर रहा हूं, और एमएमटी है वो मान लो ऑथोराइज्ड डीलर भी है जो इंडिया के बाहर पैसा भेजता है। तो अब ये पूरे 25 लाख पे अगर टीसीएस आ चुका है, जब पूरे 25 लाख पे ऑलरेडी टीसीएस आ चुका है, मींस अप टू आपका पहले क्या था 5% रेट थी, अब क्या है 7 लाख तक 5%, 7 लाख के ऊपर वाले पे 20%। तो अगर इस पूरे पे टीसीएस आ चुका है अंडर ओटीपीपी, तो क्या वो एलआरएस स्कीम में इंडिया के बाहर रेमिटेंस करते हैं उस वाले क्लॉज में वापस टीसीएस आएगा क्या? क्या इस वाले क्लॉज में वापस टीसीएस आएगा क्या? आंसर इज नो। तो अगर ओटीपीपी वाले में टीसीएस आ चुका है, ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम जब बुक कर रहे हो, पैकेज बुक कर रहे हो, तब उसमें टीसीएस आ चुका है, तो उस अमाउंट पे वापस ऐसा नहीं माना जाएगा एलआरएस से आप इंडिया के बाहर भेज रहे हो तो उसमें भी टीसीएस आएगा उस क्लॉज में, वहां पे टीसीएस आपका नहीं आएगा। तो देखिए क्या दे रखा है, इस वाले 4th पॉइंट का मतलब क्या होता है, authorized dealer shall not collect TCS on the amount in respect of which TCS has been collected by the seller। अगर seller TCS ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका है तो authorized dealer है वो TCS कलेक्ट नहीं करेगा करके। चलिए सीबीटीटी ने कुछ क्लेरिफिकेशन दी है इस बार। क्लेरिफिकेशन क्या बोलता है देखो, पेमेंट थ्रू ओवरसीज क्रेडिट कार्ड नॉट काउंटेड इन द एलआरएस। एक बात समझना, ये इन्होंने अभी तक क्लेरिफिकेशन ये दिया है कि मेरे पास में ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है,
मेरे पास एक इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है। अब एक बात बताओ, जब इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से मैं इंडिया के बाहर घूमने जाता हूं तो मैं उससे स्वाइप करता हूं, तो उससे स्वाइप करूंगा, क्या उसमें भी टीसीएस आएगा क्या? अगर पेमेंट थ्रू ओवरसीज क्रेडिट कार्ड मींस आपका इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर लिखा होता है इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड। क्वेश्चन ये आता है, अगर आप उससे अगर आप पेमेंट करोगे तो क्या वहां टीसीएस आएगा क्या? आंसर इज नो, वहां टीसीएस नहीं है। ये क्लेरिफिकेशन सीबीडीटी ने दिया है। पेमेंट थ्रू ओवरसीज क्रेडिट कार्ड नॉट काउंटेड इन एलआरएस, नो टीसीएस एप्लीकेबल ऑन द एक्सपेंडिचर थ्रू इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड व्हाइल बीइंग ओवरसीज टिल फर्दर ऑर्डर। मीन इन्होंने बोला आगे जाके हो सकता है हम इसको भी कवर करें एलआरएस में, बट अभी तक वो कवर नहीं है। तो आप इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से कुछ पेमेंट करते हो तो उस पर टीसीएस नहीं आएगा। उसके बाद क्या दे रखा है? Threshold of 7 lakh for the LRS is combined threshold for applicability of TCS on the LRS irrespective of the purpose of the remittance like education, medical और other। अब एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि इस साल में मैंने क्या किया, इस साल में फॉर एन एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने 9 लाख रुपीस का इंडिया के बाहर एजुकेशनल पर्पस के लिए पैसा भेजा, और मान लो 8 लाख रुपीस इंडिया के बाहर है, वो मैंने पैसा भेजा घर खरीदने के लिए भेजा। तो क्वेश्चन ये आता है कि 7 लाख के ऊपर वाले पे टीसीएस आता है, तो 7 लाख के ऊपर वाले पे टीसीएस आता है, तो क्या सर 7 लाख इन दोनों के लिए मैं अलग अलग देखूंगा क्या मैं 7 लाख इन दोनों के लिए अलग अलग देखूंगा? एजुकेशनल पर्पस के लिए 7 लाख अलग लिमिट, और यहां पे होम खरीदने के लिए 7 लाख का अलग लिमिट, क्या ऐसा देखूंगा? आंसर इज नो। सीबीडीटी बोलती है आपको कंबाइन करना पड़ेगा। इसका मतलब यहां 9 लाख हो गया और यहां 8 लाख हो गया, तो 8 लाख और 9 लाख, तो कुल मिला के आपका कितना हो गया? 8 लाख हो गया होम पर्पस वाला, 9 लाख हो गया, ये टोटल हो गया 17 लाख। 7 लाख तक टीसीएस नहीं आएगा, 10 लाख पे टीसीएस आएगा। अब आप ये 10 लाख कौन सा वाला लोगे? तो भाई मैं तो ये सोचूंगा ना हमेशा कि जो 7 लाख की लिमिट एग्जॉस्ट की है वो मैंने होम वाले के सामने की है, क्योंकि वहां पे 20% का टीसीएस है। होम वाले के सामने किए तो बेटा होम वाले के सामने किए तो होम वाले में से 1 लाख बचा, इस 1 लाख पे 20% ले लेंगे और इस 9 लाख पे फिर आपका 5% ले लेंगे, क्योंकि एजुकेशनल या मेडिकल पर्पस के लिए आप भेजते हो तो सिर्फ आपकी 5% की रेट है। एजुकेशनल या मेडिकल पर्पस के लिए आप भेजते हो तो उस पर्टिकुलर केस में आपकी 5% की लिमिट है करके। ठीक है, तो देखिए क्या दे रखा है, वापस से इस पॉइंट को पढ़ेंगे। Threshold of 7 lakh for LRS is combined threshold for applicability of TCS on the LRS irrespective of the purpose of remittance like education, medical, other। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या क्या आएगा? तो मेडिकल ट्रीटमेंट शैल इंक्लूड द रेमिटेंस फॉर द पर्पस ऑफ टिकट ऑफ द पेशेंट, जो टिकट का खर्चा है वो भी मेडिकल रेमिटेंस में आएगा। हिज अटेंडेंट, उसके साथ में जो जा रहा है उसका भी खर्चा टिकट का। His medical expenses है and other day to day expenses required for such purpose, और एजुकेशन में भी यही आएगा। अगर एजुकेशनल पर्पस के लिए क्या क्या इंक्लूड होगा? रेमिटेंस फॉर द परचेज ऑफ द टिकट, आपने टिकट परचेज किया उसका खर्चा। ट्यूशन एंड अदर फीस टू बी पेड टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इंडिया के बाहर जो आप फीस पे करोगे वो, एज वेल एज अदर डे टू डे एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड फॉर अंडरटेकिंग सच स्टडी, जो आपके डे टू डे के खर्चे होते हैं वो भी फिर एजुकेशनल पर्पस में ही माना जाएगा, और उस पर आपका टीसीएस का रेट 5% आएगा, ना कि 20%, क्योंकि एजुकेशनल और मेडिकल पर्पस के लिए टीसीएस की रेट 5% है, अदर के लिए आपकी 20% है। नेक्स्ट पार्ट, only overseas flight ticket is booked and only hotel ticket is booked is not covered in the OTPP। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सिर्फ फ्लाइट का टिकट बुक किया है या होटल का टिकट बुक किया है वो OTPP नहीं है। OTPP का मतलब पैकेज होना चाहिए, OTPP का मतलब पैकेज होना चाहिए। अगर पैकेज है तो ही यहां पे आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स बनाए हैं आपके लिए, तो चलिए अपन एक काम करते हैं। मैंने यहां पे बहुत सारे एग्जांपल बनाए हैं, टोटल मैंने 8 एग्जांपल बनाए हैं। तो ये 8 एग्जांपल से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, मिस्टर बीबी wants to transfer 10 lakh on the 15 September 2023। ये 15 सितंबर 2023 मतलब अमेंडमेंट के पहले का डेट, एंड 12 lakh on 14 Feb 2024 उसके बाद का डेट, to the USA for buying the property through the AB Limited at authorized dealer under the LRS scheme of the RBI। अब एक बात बताओ, तो यहां पे TCS कैसे आएगा? तो सबसे पहले मैं 10 लाख ट्रांसफर कर रहा था, तो 10 लाख पे आपका 7 लाख तक तो टीसीएस नहीं आएगा। तो 7 लाख पे टीसीएस नहीं आएगा, इसका मतलब ये पहले का डेट है, उसमें रेट क्या थी? 5% थी। तो मैं बोलूं यहां पे सिर्फ 3 लाख पे टीसीएस आएगा एट द रेट 5% की रेट से। एंड बेटा यहां पे जो दूसरा वाला 12 लाख भेजा, इस पे पूरे पे टीसीएस आएगा। 12 लाख पे आपका 20% की रेट से टीसीएस आएगा, क्योंकि वो 7 लाख की लिमिट एग्जॉस्ट हो गई है।
7 लाख की लिमिट है वो आपकी एग्जॉस्ट हो गई है, 7 लाख की लिमिट है वो आपकी एग्जॉस्ट हो गई है। एलआरएस का मतलब होता है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। अब पूछ रही है एलआरएस क्या होता है, पूरी मतलब महाभारत सुना दी और बोलती है सीता कौन थी। सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने एलआरएस बताया था, यहां पे आरबीआई का नोटिफिकेशन निकाल के, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला, यहां पे 10 लाख जो रुपीस है उसमें से 7 लाख पे टीसीएस नहीं आएगा, 3 लाख पे आएगा, वो 5% की रेट से, क्योंकि पहले रेट 5% थी, अब आपकी रेट 20% हो गई है, तो आपका 12 लाख जो होगा उस पर 20% की रेट से टीसीएस आएगा। चलिए आगे क्या दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन। Suppose in question number 1, BB wants to transfer only 5 lakh instead of the 22 lakh। मान लो मैं 22 लाख ट्रांसफर नहीं करना चाहता, सिर्फ 5 लाख ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो टीसीएस आएगा ही नहीं, क्योंकि टीसीएस तभी आता है जब जो पर्सन रेमिट कर रहा है वो पूरे साल में मिला के 7 लाख से ज्यादा रेमिट कर रहा है। तीसरा एग्जाम्पल, सपोज इन क्वेश्चन 1, BB wants to transfer for the पर्पज ऑफ द एजुकेशनल और मेडिकल ट्रीटमेंट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैंने एजुकेशनल लोन लिया है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं एजुकेशनल लोन लिया है, मैं ये बोल रहा हूं एजुकेशनल पर्पस या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए है। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, आपकी रेट 5% ही रहेगी। तो पहले वाला जो 10 लाख है उसमें से 7 लाख पे टीसीएस नहीं आएगा, 3 लाख पे आएगा 5% की रेट से, एंड बेटा बाकी वाला जो 12 लाख है उस पे 5% की रेट से आएगा, दैट इज द 60,000। 5% की रेट से आएगा एट द रेट 60,000। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। Suppose in question 1, BB wants to transfer for the purpose of education and this amount is out of the educational loan taken from the HDFC Bank। बेटा HDFC बैंक से, IDFC बैंक से, IDFC फर्स्ट बैंक से हमने एजुकेशनल लोन निकाला और वो वाला पैसा है, तो एजुकेशनल लोन वाला पैसा है तो रेट है वो 5% या 20% जो थी उसकी जगह 0.5% हो जाएगी। तो पहले वाले 3 लाख पे आपका 0.5% सिर्फ 1500 रुपया, और दूसरे वाले 12 लाख पे 0.5% है वो आपका 6,000 रुपीज आएगा। तो यहां पे जो रेट है वो रेट यहां पे जो है वो आप जो है वो 0.5% हो जाएगी। आगे क्या दे रखा है, Suppose in question 1, Mr. BB remitted 10 lakh through the AB dealer, AB Limited a dealer, and 12 lakh through the JJ Limited dealer। अगर मान लो मैंने दो अलग अलग डीलर से भेजा पैसा तो क्या होगा। अब एक बात बताओ, पहले इसको लेके क्लेरिफिकेशन नहीं था तो लोग क्या कर रहे थे कि हर जगह 7 लाख रुपीस अलग अलग लोगों से भेजते थे। जैसे आईसीआईसीआई बैंक से 7 लाख भेज दिया, कोई टीसीएस नहीं, फिर कोटक से 7 लाख भेजा, फिर मान लो कॉर्पोरेशन बैंक से 7 लाख भेजा, एसबीआई से 7 लाख भेजा, एचडीएफसी से 7 लाख भेजा, और कोई डीलर है उससे 7 लाख भेजा। तो भैया आप सबसे 7 लाख भेजते थे, कोई टीसीएस आता नहीं था। इस बार सीबीडीटी ने क्लेरिफिकेशन दिया है कि भैया ये लिमिट है ना वो एग्रीगेट देखी जाएगी। मींस आपने मान लो एचडीएफसी से 7 लाख भेज दिया, तो फिर अगर आप कोटक से 7 लाख भेज रहे हो तो कोटक वालों को आपको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन आपका क्वेश्चन ये रहेगा कोटक वाले को कैसे पता चलेगा। आपका क्वेश्चन जो है ये रहेगा कि कोटक वालों को कैसे पता चलेगा कि हमने आईसीआईसीआई के थ्रू 7 लाख भेज चुके हैं इंडिया के बाहर, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए इन्होंने बोला है कि आरबीआई इसको लेके एक सिस्टम डेवलप कर रहा है। आरबीआई जो है वो इसको लेके एक सिस्टम डेवलप कर रहा है, अभी तक हुआ नहीं है, बट एट प्रेजेंट आपको क्या करना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। एट प्रेजेंट आपकी डिक्लेरेशन पे भरोसा किया जाएगा। आप एक डिक्लेरेशन दोगे, उस डिक्लेरेशन में लिखना पड़ेगा कि इस साल में मैंने इंडिया के बाहर और कोई एलआरएस रेमिटेंस नहीं किया, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको 7 लाख का एग्जेम्पशन रहेगा, उसके ऊपर वाले पे टीसीएस आएगा। लेकिन अगर मान लो आप ये डिक्लेरेशन नहीं देते हो तो पूरे पे टीसीएस आ जाएगा। अब एक बात समझना, आपने ये डिक्लेरेशन गलत दी तो क्या होगा, उसका कुछ भी अभी तक क्लेरिफिकेशन नहीं है। बट अभी क्या होगा ना, आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। आप डिक्लेरेशन में लिखोगे कि इस साल हमने और कहीं किसी और डीलर से भेजा है पैसा या नहीं। अगर किसी और डीलर से भेजा है तो भैया वो 7 लाख का अगर लिमिट एग्जॉस्ट हो गया है तो यहां से जब भेजोगे तो पूरे पे आपका टीसीएस आएगा। तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, ऐसा इन्होंने क्लेरिफिकेशन में इस बार सीबीडीटी ने बोला है। तो देखिए क्या दे रखा है, एज पर सीबीडीटी क्लेरिफिकेशन, limit of 7 lakh is applicable on total LRS remittance made by any person in a previous year. In this case, TCS applicable as per the answer given in the point number 1। जैसा point number 1 में था वैसा ही आपका TCS है वो आएगा। मींस पहले 10 में से 3 लाख पे आएगा और बाकी 12 पे पूरा आ जाएगा।
इन दिस केस जेजे लिमिटेड विल टेक अ सेल्फ डिक्लेरेशन फ्रॉम द बीबी लिमिटेड। भाई एबी लिमिटेड के साथ आप जो पहला वाले के साथ भेजोगे तो पहले वाले ने एग्जेम्पशन दे देगा 7 लाख का ऊपर वाले पे। अब दूसरा वाला है वो आपसे एक सेल्फ डिक्लेरेशन लेगा अबाउट हिज अर्लियर रेमिटेंस थ्रू द एबी लिमिटेड, पहले आपने किसी के थ्रू भेजा है या नहीं और वहां कितना टीसीएस आएगा उसका सेल्फ डिक्लेरेशन दिया जाएगा और वो सेल्फ डिक्लेरेशन वो कंसिडर करेंगे। आगे क्या दे रखा है देखिए, Mr. Devam purchased a Singapore tour package from the Thomas Cook on the 16 जून 2023। तो 16 जून को थॉमस कुक से हमने एक पैकेज खरीदा देवम ने। तो देवम ने अगर मान लो थॉमस कुक से एक पैकेज खरीदा था, ये ओटीपीपी है, यहां पे 7 लाख का कोई लिमिट नहीं है। यहां पे कैसा होता है ना, देखो पहले क्या था कि पहले 5% का टीसीएस रेट था कितने का भी पैकेज, अब कैसा है ना 7 लाख तक के पैकेज पे आपका 5%, 7 लाख के ऊपर वाले पे आपका 20%। तो ये तो पहले वाला है अक्टूबर से पहले वाला, तो 1 अक्टूबर से पहले वाला है। तो 7 जो आपका 250 है, 250 पे 5% की रेट से टीसीएस आ जाएगा। इन अबोव एग्जांपल अगर देवम ने टीडीएस काट लिया तो, अगर देवम ने टीडीएस काटा तो यहां पे टीसीएस नहीं आएगा। अगर देवम ने यहां टीडीएस काट लिया तो फिर टीसीएस नहीं आएगा। तो देवम ने यहां पे अगर टीडीएस काट लिया तो फिर टीसीएस नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज इंटरेस्टिंग। एसएस परचेज, यहां पे एसएस है, मिस्टर एसएस परचेज अ थाईलैंड टूर पैकेज फ्रॉम द एमएमटी फॉर 15 लाख का पैकेज खरीदा अभी। तो 15 लाख का पैकेज खरीदा तो बड़ा सिंपल है, 7 लाख तक आपको 5%, 7 लाख के ऊपर वाले पे 20%। तो आपका क्या होगा कि यहां 15 लाख में तो 7 लाख तक का जो पैकेज का वैल्यू है उस पे 5% की रेट से टीसीएस आएगा और 7 लाख के ऊपर वाले पे आपका 20% की रेट से टीसीएस आएगा करके, ठीक है। यहां पे ये आपका टीसीएस आएगा। अब एक बात समझना सर, इसमें कौन कौन से रेमिटेंस कवर होते हैं। देखो यार, हमारे इनकम टैक्स में सिर्फ एलआरएस लिखा हुआ है कार्तिक। अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम अगर आप कोई भी पैसा भेजते हो इसमें कवर होगा। अब आप बोलोगे एलआरएस में कौन कौन सा पैसा कवर होता है, तो आप ये दे रखा है एक वेबसाइट पे एक अपडेटेड लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम होता क्या है। आरबीआई की वेबसाइट है और आरबीआई की वेबसाइट पे आप पूरा पढ़ सकते हो और इस पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें इसमें कवर होती है, कौन कौन सी चीजें हैं वो इसमें कवर होती है। इसमें से आप कौन कौन सी चीजें हैं वो प्रोहिबिटेड है, कौन कौन सी चीजें हैं वो सही है करके, ठीक है। कौन कौन सी चीजें आप कर सकते हो ये आपको दे रखा है यहाँ पे, ये आपको दे रखा है करके, ठीक है। जैसे नेपाल भूटान को इसमें आप छोड़ देते हैं, नेपाल भूटान को छोड़ के आप प्राइवेट विलेज विजिट करते हैं, आप अब्रॉड एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, गिफ्ट और डोनेशन देते हैं, इमिग्रेशन है, क्लोज रिलेटिव के मेंटेनेंस के लिए आप पैसा भेजते हैं, स्टडी के लिए। तो यहां कौन कौन सी चीजों में आप पैसा भेज सकते हैं इसकी पूरी लिस्ट दे रखी है। अब एलआरएस के बारे में देखो, यहां पे इतने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं 26 क्वेश्चन है, वो आप पढ़ लीजिए घर पे जाके, या आरबीआई की वेबसाइट पे दे रखा है। मेरे इनकम टैक्स में सिर्फ इतना दे रखा है कि एलआरएस में आप इंडिया के बाहर पैसा भेजते हैं आपका टीसीएस आएगा। एलआरएस में अब आप बोलोगे, दर्शन बोलेगा सर कमीशन पे आएगा, नहीं देख, वो एलआरएस अगर है, वो एलआरएस रेमिटेंस है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में अगर आता है तो भैया टीसीएस आएगा, नहीं आता तो टीसीएस नहीं आएगा। बाकी मैं नहीं बता सकता, आप अगर मुझे अलग अलग 15 चीजें पूछ लोगे इसमें आएगा या नहीं आएगा, मुझे नहीं पता। आप इसमें देख लीजिए अगर वो एलआरएस में फॉल करता है, क्योंकि मेरा लॉ जो है इनकम टैक्स एक्ट, वो इनकम टैक्स एक्ट यहां पे जो वर्ड यूज करता है दैट इज द एलआरएस। इनकम टैक्स एक्ट जो वर्ड यूज करता है, क्योंकि मैं अगर आपको इनकम टैक्स लॉ पे लेके जाऊं तो इनकम टैक्स लॉ जो मेरा वर्ड यूज करता है वो वर्ड यूज यहां पे जो कर रहा है 206C पे जाता हूं लॉ, और मैं आपको बताऊं हमारे यहां पे लॉ ने वर्ड क्या यूज किया है। हमारे लॉ में जो वर्ड यूज हुआ है दैट इज 206C। वन जी, देखिए 1G में हमारे यहां तो सिंपल सा वर्ड यूज होता है, एवरी पर्सन, कोई भी पर्सन बीइंग द ऑथोराइज्ड डीलर है, who receive an amount for the remittance from the buyer for being person remitting such amount under the liberalized remittance scheme of the RBI, अंडर द लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम ऑफ द आरबीआई। मेरे इसमें इतना सा दे रखा है करके, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बोलोगे कि सर मैंने उसको कमीशन दिया, वो इसमें आएगा नहीं आएगा, ये चीज मैंने दी आएगा नहीं आएगा, आई डोंट नो करके, ठीक है। आई डोंट नो, आप एक बार आप एलआरएस का पूरा स्कीम देख लीजिए, आपको ये पता होना चाहिए। क्योंकि आप अगर मुझे कुछ चीजें पूछोगे सर ये आएगा या नहीं आएगा, कमीशन आएगा या नहीं आएगा, ये किया तो आएगा या नहीं आएगा, आई डोंट नो। आप जाइए एलआरएस पढ़िए और अगर वो एलआरएस में फिट होता है तो फिर ये सेक्शन में आएगा। मेरे एग्जामिनर जो आपको क्वेश्चन पूछेंगे, हमारे जो एग्जामिनर जो है वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे, वो सिर्फ ये पूछेंगे कि एलआरएस में इंडिया के बाहर इतना पैसा भेजा, वो लिख के देंगे कि दिस इज कवर्ड इन द एलआरएस, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। डन। चलिए 2.5 लाख से ज्यादा पैसा भेज ही नहीं सकते आप, उसके भी फिर कुछ एक्सेप्शन रहते हैं।
विनू भाई, जयशील भाई, जयशील भाई को पॉइंट नंबर 7 समझ में नहीं आया। 7 में क्या था, कौन सा पॉइंट नंबर 7? 7 ना, 7 में यह है कि अगर मान लो टीसीएस कट गया है, तो सॉरी टीडीएस कट गया है, तो फिर इसमें टीसीएस नहीं आएगा। जैसे मैंने बोला ना, ऑल इंडिया रैंक आपकी आई, और रैंक में क्या हुआ, रैंक आने से मैंने एक पैकेज बुक कराया, और जब पैकेज बुक कराया तो उस पैकेज में हमने टीडीएस काट लिया। कौन सी सेक्शन में? 194 सी में। तो फिर यहां पे टीसीएस नहीं आएगा, टीडीएस कट गया तो टीसीएस नहीं आएगा। चलिए अब आप ब्रेक लीजिए।